पक्की खबर मिली है रेशम भाई, इस दफा शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं पक्की खबर लेकर आई हूँ कि वो लड़की एला इस वक्त शाविशा की हवेली में है। शाविशा ने इसे अपनी हवेली में क्यों रखा हुआ है और किस बिना पर रखा हुआ है, अभी तक ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने पिछले कुछ दिनों से शाविशा की हवेली पर अपने कुछ लोगों को लगा कर रखा हुआ है। वो 24 घंटे हवेली से आने जाने वाले लोगों को नोट करते हैं, यहाँ तक कि हवेली के अंदर काम करने वाले सारे लोगों पर इनकी नजर है। वहीं पर मेरे आदमियों ने एला को देखा, हवेली के अंदर घूमते फिरते देखा है। वो शाविशा की मुलाजमा की हैसियत से इस घर में काम कर रही है। शाबिशा ने अपने घर में ये एक वाइफ को मुलाजमा बनाकर क्यों रखा है, ये तो पता नहीं लगा पाई, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये इसी रात से वहां रह रही है जिस रात से हमने इसे शाबिशा के घर पर छोड़ा था। इतने दिनों से इस लड़की को कोई खबर नहीं मिली, ये लड़की कहाँ गायब हुई थी किसी को पता ना चला, लेकिन वो वहीं इसी हवेली के अंदर रह रही होगी। इस बात का तो हमें अंदाजा भी नहीं था। ये पुलिस के पास नहीं गई और ना ही इस हवेली से बाहर निकली है। रोजी भाई अंदर दाखिल होते हुए रेशम भाई को खबर देने लगी थी। जब से इसने एला को वो यूं ही वहां पर छोड़ा था, तब से ही वो रेशम भाई की हाथ नहीं रही थी और इसी बात ने इसे इस लड़की को ढूंढने पर मजबूर कर दिया था। इस लड़की की खबर लेना ही जैसे रोजी के लिए इसका मकसद बन गया था और आज वो इसमें कामयाब भी हो गई थी। बहरी रस्तों से इन 1000 लड़कियों को वो अलग अलग मुल्कों के लिए रवाना कर चुकी थी। सिर्फ एक एला ही थी जो यहाँ थी और वो एला को यहाँ रहने नहीं दे सकती थी। इसको किसी भी तरीके से इस मुल्क से बाहर निकालना था, क्योंकि अगर आर्मी वाले कहीं ना कहीं इस केस में शामिल हो चुके होते तो वो जानती थी कि आर्मी को इंसान का एक गाल भी पाकिस्तानी आर्मी को इंसान का एक बाल भी मिल जाए तो वो सामने वाले को तबाह करने में एक सेकंड नहीं लगाते, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी लड़की गायब थी। इस लड़की को इस हवेली से बाहर निकालो, कुछ भी करो, वो लड़की मुझे चाहिए, इसने रोजी को देखते हुए कहा था। लेकिन वो हवेली से बाहर निकलती ही नहीं है। मैंने बहुत लोगों से पता करवाया है, वो लड़की हवेली से बाहर कदम ही नहीं रखती। शायद वो शाविशा के हुक्म के मुताबिक चलती है। अगर ऐसी बात है तो इस हवेली के अंदर ही से खत्म कर दो, इसका काम तमाम कर दो, और अगर वो लड़की जिंदा रही तो हमारे लिए मसला बन सकती है। बाकी एक लड़की का नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूंगी। रेशम भाई ने गहरा सांस लेते हुए फैसला सुनाया था, जबकि रोसी इसके करीब से उठकर जिस तरह आई थी इसी तरह लौट गई थी। आप जाएं, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। किसी ने भी पूछा तो मैं अनजान बन जाऊंगी। वो इसे मेन गेट तक छोड़ने के लिए आई थी। शाम हो रही थी। वलीमे का फंक्शन 6 बजे के बाद रखा गया था और इस वक्त तकरीबन 8 बज रहे थे। हवेली के पिछले साइड लॉन में लोगों की तादाद अनगिनत थी। इस वक्त हवेली में कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि मुलाजिम भी नहीं। बरसम 2 दफा होकर गया था इसके पास से। वो जब पहली दफा आया तब मिराल कमरे में बैठी हुई थी, जब दूसरी दफा आया वो बेड पर लेटी हुई थी। बरसम को यही लगा कि वो सो रही है, इसलिए वो इसका माथा चुमता खामोशी से लौट गया था। आज का दिन इसके लिए बहुत खास था। वो इस दिन मिराल को अपने साथ देखना चाहता था, लेकिन इसकी बीवी को इसकी खुशी में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वो खामोशी से लौट गया था और इसके जाते ही मिराल ने अपना पैक शुदा बैग निकाला। बरसम की गाड़ी की चाबी निकाल कर बाहर आई तो नूरम बाहर ही थी और अब वो खुद इसे मेन गेट से बाहर निकालने वाली थी। मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी नूरम। मेरी दुआ है कि जब तक मैं इस मुल्क से बाहर नहीं निकलती तब तक किसी को कुछ पता ना चले। तुम भी कोशिश करना कि वो इसे देखते हुए गाड़ी स्टार्ट करती वहां से निकल चुकी थी, जबकि नूरम खामोशी से वापस महल में लौट आई थी। अजीब वलीमा था। दुल्हन इस तरह बैठी हुई थी जबकि दूल्हे को टेंट की दूसरी तरफ बिठाया गया था। कोई कैमरामैन नहीं, कोई तस्वीर नहीं। लड़की इतनी प्यारी थी, कम से कम इसकी कुछ फोटोज तो बनवानी चाहिए थी। इसे कल रात के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्या हंगामा हुआ था क्या नहीं। पहले सरा नाम की दुल्हन थी, बाद में दुल्हन का नाम रूहा हो गया था और ऐसा क्यों हुआ था इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और ना ही इसे जानने में दिलचस्पी थी। वो तो बस किसी भी तरह से मिराल को इस घर से निकालना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब हो गई थी। मिराल को निकले तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे जब ऐलान हुआ कि बाहर बरसम की दस्तारबंदी करवाई जा रही है। अब ये दस्तारबंदी क्या थी इसे अंदाजा नहीं था, लेकिन सारी औरतें काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर टेंट के दाखिली दरवाजे के पास आई थी, जिस पर बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था। मिराल कहाँ है? आज के दिन तो इसे यहाँ पर होना चाहिए था। कितनी खुशी की बात है, इसका शोहर गाँव को सरदार बनाया जा रहा है। इसके शोहर को गांव का सरदार बनाया जा रहा है। गांव के साक पर सरदार ने हाथ में बड़ी सी पकड़ी पकड़ रखी थी। जब इसे पीछे से माँ बेगम की आवाज सुनाई दी थी, नूरम आओ हम भाभी को बुला लाते हैं। अचानक ही नायरा ने नूरम का हाथ थामते हुए कहा था, नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं है जाने की। आप ही को इन चीज़ों में दिलचस्पी नहीं। इसने अपना हाथ छुड़वाया था। अरे ऐसे कैसे दिलचस्पी नहीं, हम बुला कर लाते हैं, आओ चलते हैं। नायरा ने अब की दफा जबरदस्ती इसका हाथ थामते हुए से खींचा था। अच्छा नूरम नहीं जाना चाहती बेटा, आओ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मिसबा बेगम ने कहते हुए हवेली की तरफ कदम भराए थे। कोई फायदा नहीं है ताई अम्मा, वहाँ कोई भी नहीं है। मिराल अभी के आज 7 बजे की फ्लाइट थी, अब तो आधा सफर तय कर चुकी होंगी लंदन का। आखिर वो बोल पड़ी थी। वैसे भी अब रात के 10:30 बजने वाले थे, रात बहुत हो चुकी थी। अब तक तो मिराल इनके हाथ से बहुत दूर निकल चुकी होगी। हाय अल्लाह, क्या बकवास कर रही हो लड़की, कहना क्या चाहती हो तुम कि गांव के होने वाले सरदार की बीवी घर से भाग गई? अम्मा चाची ने अचानक ऊंची आवाज में कहा था और उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि बाहर मौजूद मर्दों को भी इनकी आवाज सुनाई दी थी। वो जो बरसम के सरदार बनने के ऐलान की वजह से खामोशी इख्तियार किए हुए थे। आमना बेगम की आवाज जैसे किसी हथौड़े की तरह इनके सर पर बजी थी। न जाने क्यों आमना बेगम से बरसम का यूं सरदार बनना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इनके बेटों ने कभी इस सिलसिले में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन आज गांव की तरफ से बरसम को इतना बड़ा ओहदा मिलना इन्हें जलाकर राख करके रख गया था। ऐसे में वो रंग में भंग न डाले, ऐसा कैसे मुमकिन था? इसका तीर सीधा निशाने पर लगा था। ये बाहर चलने वाली कौन
ये बाहर से आने वाली आवाज़ों ने साबित कर दिया था। बज़म शाह की अकड़, गुरूर पूरे का से ज़मीन बोस हुआ था। इसके आगे पीछे क्या हो रहा था इसे किसी चीज़ का होश नहीं था। इसकी स्मारतें और दिमाग काम करना छोड़ चुका था। ऐलान हो चुका था, इसे गाँव का अगला सरदार बनाया गया था। बस पगड़ी पहनाना रह गया था और बज़म को लगा जैसे वो बर्बाद हो गया है। हर किसी की निगाहें इस पर जमी हुई थी। जबकि टेंट की दूसरी तरफ से आती आमना चाची की आवाज़ ने मर्दों में भी सरगोशियाँ पैदा कर दी थी। वो गहरा सांस लेता एहतियात से पगड़ी को उतार कर मेज़ पर रखता अंदर की तरफ आया था। हाय हाय बज़म, क्या बताऊँ, तेरी मीराल भाग गई, तेरी बीवी भाग गई, तेरा बच्चा लेकर भाग गई। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? कब से खिचड़ी पका रही है, कब से खिचड़ी पक रही थी। इस लड़की का कोई ना कोई हाथ है बीच में। पता तूने क्या किया है? इसी ने दिखाया होगा मिराल को भागने का रास्ता। इतनी चालाक है कि हद नहीं। मैं यकीन से कह सकती हूँ जो कुछ भी किया है इसी ने किया है, वरना मिराल तो मासूम। चाची प्लीज, वो बच्ची है, आप ऐसे बात ना करें इससे। मिराल कहाँ गई है नूरम बच्चे? इसने आमना चाची की बातों को नजरअंदाज करते हुए बेहद नरमी से सवाल किया था। मिराल अभी लंदन जा चुकी है, इनकी 7 बजे की फ्लाइट थी, अब तक तो आधा सफर भी तय कर चुकी होंगी। इसकी नरमी के सवाल करने पर इसने नरमी से जवाब दिया था। ये बात अब छुपनी नहीं चाहिए थी, वो भी समझ चुकी थी। इसके बाद टिकट कहाँ से आई? अब की दफा भी लहजा बेहद नरम था, जैसे कोई मासूम सी बच्ची से पूछताछ कर रहा हो। और बसम के लिए वो मासूम बच्ची ही थी। वो जानता था इस मामले में चालाक सिर्फ मिराल थी, जो बेहद होशियारी से सबको यूज कर रही थी। मैंने लाकर दी थी। क्यों क्या तुम्हें मिराल ने ऐसा बोला था? इसका लहजा अब भी नरम था। वो आपके साथ नहीं रहना चाहती थी। आप इन्हें मारते पीटते थे। आपने इनके साथ कितना बुरा सलूक किया, इन पर तशद्दुद किया। वो मर सकती थी जिस तरीके से आप इनका गला घोंटता था। वो बेहद मासूमियत से अपनी बातें कबूल कर रही थी। नूरम, मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो वो बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। आपसे कहीं ज्यादा वो इस बच्चे से प्यार करती है और मैंने इसी शर्त पर इनकी मदद की कि बेबी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो अभी बोल ही रही थी जबकि बज़म किसी का नंबर मिलाते हुए हाथ के इशारे से इसे खामोश कर गया था। पता करो, आज 7 बजे की फ्लाइट से मिराल बज़म शाह नाम की लड़की पाकिस्तान से लंदन गई है या भी नहीं? नूरम ने इसे बोलते हुए सुना था। नहीं, मिराल शाह नाम की कोई लड़की लंदन रवाना नहीं हुई, ना आज और ना ही आने वाले हफ्ते में। इसे दूसरी तरफ से फौरन जवाब मिल गया था। एक दफा फिर से चेक करो। मिराल बज़म शाह नाम से इसने एक दफा फिर से नाम बताया था। नहीं, मैं ठीक से चेक कर चुका हूँ सरदार साहब, मिराल नाम की कोई भी लड़की लंदन नहीं जा रही। और फिर चेक करो, मिराल नाम की लड़की कहाँ गई है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर। फोन बंद होते ही वो आगे पीछे घूमने लगा था। थोड़ी ही देर में इसे फिर से कॉल आने लगी थी। वो बेकरारी से फोन कान से लगा गया था। पता नहीं दूसरी तरफ मौजूद आदमी ने इसे क्या कहा था, लेकिन गुस्से से इसका बुरा हाल हो रहा था। वो वापस नूरम की तरफ पलटा था। इसे पहले तो ना सही था, लेकिन अब बज़म की आंखों की वहशत से डर लग रहा था। मिराल कहाँ गई है? इसने नरमी से सवाल किया था। मैं आपको बता चुकी हूँ चटाक। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती, बज़म ने एक जोरदार थप्पड़ के मुंह पर दे मारा था। वो अचानक जमीन बोस हुई थी। लब्बों का किनारा फटने की वजह से खून जारी हो चुका था। अब अगर झूठ पड़ा तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। कब से बच्ची बच्ची करके सर चढ़ा लिया है मैंने तुम्हें। कहाँ गई है मिराल? इस दफा इसने प्यार से नहीं पूछा था, बल्कि वो आंखों में देखते हुए दहाड़ा था। नूरम का दिल बंद होता महसूस हुआ था। आप मुझ पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? मैं बता चुकी हूँ लंदन गई हैं। मैंने खुद इनका टिकट बुक करवाया था ऑनलाइन वेबसाइट से। अका, इस बच्ची से पूछताछ करने से बेहतर है कि हम एयरपोर्ट चलकर भाभी के बारे में पता करते हैं। ये बच्ची है, भाभी की बातों में आ गई होगी। इनका दिमाग खराब हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही इनकी हरकतें रही हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए। यरमान ने अंदर दाखिल होते हुए इसे देखते हुए कहा था। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इस औरत को यहाँ इस घर में लाने की। एक भागी हुई लड़की के हमारे खानदान में कोई इज्जत नहीं। हमारी इज्जत को दो कोड़िका करके चली गई है। इतनी मुश्किल से लोगों को भेजा है यहाँ से। ऐसी औरत को अब मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। बड़े अब्बा गुस्से से गुर्राए थे। ऐसा ना करें बड़े अब्बा, मेरी बच्ची बज़म की माँ ऐसा ना करें बड़े अब्बा, मेरी बच्ची बज़म के बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं मानती हूँ वो जो कर रही है गलत है, लेकिन ये भी तो सोचे कि हमारे बज़म की औलाद इस दुनिया में आने वाली है। मैं समझाऊंगी मिराल को, इसे समझ में आ जाएगा। ना जाने क्या बेवकूफ़ियाँ करती फिर रही है, लेकिन मैं इसे ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इसे आपके घर में लेकर आऊंगी। मुझे बस कुछ दिन का वक्त दे दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी बेटी और ना ही कोई भी वादा। 6 साल से मेरे बेटे ने क्या नहीं दिया तुम्हारी बेटी को। हर तरह से इसे खुश करने की कोशिश में जुकता रहा इसके आके। हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ वो भी मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी के लिए किया, और तुम्हारी बेटी मेरे ही बेटे के मुंह पर कालक थोप कर चली गई है। तुम्हें तुम्हारी बेटी मुबारक हो। हमें माफ रखो बीबी, तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। हमें बस हमारे खानदान का बच्चा चाहिए। माँ बेगम का गुस्सा से बुरा हाल हो रहा था, जबकि बरसम अपने फोन पर आने वाली कॉल अटेंड करता वहां से निकलता हवेली की तरफ चला गया था। इस लड़की की शक्ल गुम करो यहाँ से। इसने जो भी किया है वो माफी के काबिल नहीं है। हम इसे बच्ची समझ रहे थे, इसने तो हमारी नस्ल बर्बाद कर दी। पर अब्बा गुस्से से नूरम की तरफ देखते हुए बल्कि से अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। जिस तरह ये सब लोग रिएक्शन दे रहे थे, बहुत अच्छा हुआ था कि मिराल यहाँ से जा चुकी थी, वरना ना जाने ये लोग इसके साथ क्या सलूक करते। एक प्रेग्नेंट लड़की को इतनी ज्यादा जहनी अजियत दे रहे थे ये लोग। अच्छा ही किया था मिराल यहाँ से चली गई, लेकिन अगर वो लंदन नहीं गई थी तो फिर कहाँ गई थी? ये सवाल तो इसके जहन में भी गर्दिश कर रहा था। अरे ऐसे कैसे आप इस लड़की को भेज देंगे? इसकी वजह से आपके खानदान की इज्जत बर्बाद हुई है। अरे 6 साल से बाद आपके पोते को कोई खुशी नसीब हुई थी, इस खुशी को खा के ये लड़की, आप इसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? ये गाँव के सरदार का मामला है। इस मामले में तो आपको बिल्कुल भी रियायत नहीं दिखानी चाहिए। गाँव के पुराने सरदार ने
दरवाजे के बाहर खड़े होते हुए कहा था। तो बड़े बाप परेशान से हो गए थे। इनकी बात का मतलब वो समझ नहीं सके थे। आप क्या कहना चाहते हैं सरदार साहब? हमें आपकी बात समझ में नहीं आ रही। ये तो बच्ची है, इसे भला हम क्या कह सकते हैं? बड़े बाप परेशानी से बोले थे। बच्ची की हरकतें तो बच्चों वाली नहीं है। गांव के सरदार का मामला है, झटका बैठेगा, इसका फैसला होगा। हमारे गांव का सरदार 6 साल बाद बाप बनने वाला था और इस तरह इसकी बीवी घर से भाग गई इस लड़की के वरगाने की वजह से। हम इस लड़की को इस तरह से छोड़ नहीं सकते। उम्र और कद पे मत चाहिए। ये लड़की बहुत चालाक है और उसके किए की सजा से जरूर मिलेगी। ये गांव के सरदार का मामला है। वो आदमी बेहद गुस्से से बोल रहा था जबकि मामला बिगड़ता देखकर बड़े अब्बा बाहर निकले थे। क्या मतलब है इन लोगों का? ये लोग मुझे किस बात की सजा देंगे कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि एक मासूम सी लड़की की मदद की है जो कि अपनी अजवाजी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग थी। नूरम गुस्से से बोली थी, तुम जाओ यहाँ से। लड़की ये गाँव वाले हैं, अगर उन्होंने कोई भी फैसला कर लिया तो पीछे नहीं हटेंगे। माँ बेगम ने इसे देखते हुए गुस्से से इसका बाजू खींचा और इसे अपने साथ खींचते हुए हवेली की तरफ ले गई थी। बजम कमरे में दाखिल होता अपने लैपटॉप खोलकर बैठ गया था। कल जब वो कमरे से निकला था, मिराल इसके लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। इसे यकीन था कि इसे अपने लैपटॉप की हिस्ट्री से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी कि मिराल कहाँ पर गई है। ये इसके बच्चे का सवाल था। वो हरगिज़ रिस्क नहीं ले सकता था। इसे तेज तेज अपने लैपटॉप की हिस्ट्री चेक कर रहा था कि अचानक इसकी बैटरी डाउन होने की वजह से इसका लैपटॉप बंद हुआ था। वो तेजी से उठकर अलमारी के करीब आता इसे वहां से चार्जर निकालने लगा था जब ऊपर से एक फाइल नीचे गिरी थी और इसके साथ ही बहुत सारे पेपर्स भी गिरे थे। काफी सारी मेडिसिन भी थी। वो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा जब इसके पैरों में फाइल एक दफा फिर से आई थी। इसने गुस्से से झुकते हुए फाइल उठाकर ऊपर फेंकना चाही थी। मिराज इस कमरे में कहाँ कौन सी चीज छुपा कर रखती थी वो कभी अंदाजा नहीं लगा पाया था। वो फाइल से निकलते पेपर्स पर नूरम का नाम पढ़कर रुक गया था। इसे जल्दी से पेपर खोलते हुए रसीद चेक की थी। ये इसकी सारी मेडिसिन की रसीद थी जो लंदन से इसे भेजी जाती थी। ये सारे हमल रोकने और ज़ाया करवाने की दवाइयाँ थी। वो भी यकीनी से इस पर डेट्स पढ़ने लगा था। इसकी हैरत की कोई इंतहा न रही थी। इसकी आंखों से वहशत टपकने लगी थी। वो लड़की महज 12 साल की उम्र से इसे इस तरह की मेडिसिन बेचती थी। 6 साल पहले जब वो प्रेग्नेंट थी तभी इससे रिसीव होने वाला पहला पार्सल नूरम की तरफ से था। वो लड़की बच्ची नहीं बल्कि फितना थी। वो गुस्से से इन सारी मेडिसिन को चेक करने लगा था। 12 साल की लड़की को इस तरह की दवाइयाँ कौन सा डॉक्टर अलाउ करता है इसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन इन सब पर्चियों पर लिखे नूरम के नाम वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता था। मिराल को आदत थी वो छोटी से छोटी रसीद को संभाल कर रखती थी और आज पहली दफा इसे मिराल की ये आदत अच्छी लगी थी। अगर ये सब कुछ इसके हाथ ना लगता तो इसे तो कभी पता भी नहीं चलता कि इसके 2 बच्चों की कातला मिराल नहीं बल्कि नूरम थी। इसे लैपटॉप तो भूल ही चुका था। वो बस इस मकान लड़की की मासूमियत सोच रहा था। मैं 18 साल की उम्र में वो कितनी चालाकी से इसकी नस्ल बर्बाद कर रही थी। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना नूरम तो मैं तुम्हारी बोटी बोटी कर दूंगा। मेरी औलाद इतनी बेमोल नहीं कि इसे इस तरह से हर बार कत्ल किया जाए। वो गुस्से से बाहर जाने लगा था जब इसका मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। मिराल के नंबर से रिसीव होती तस्वीर ने इसका दिल चीर कर रख दिया था। फोटो इसका दिल चीर गई थी। वो औरत पाकिस्तान में ही थी और इसके बच्चे को मार चुकी थी। तुम्हें क्या लगा था बसम शाह तुम मुझे मारोगे पीटोगे जलील करोगे पूरे खानदान के सामने रुसवा करके रख दोगे मुझे जान से खत्म करने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हारे बच्चे पैदा करूंगी? नहीं, कभी भी नहीं। अगर चाहती तो ये सब कुछ मैं मुल्क से बाहर जाकर भी कर सकती थी, लेकिन नहीं। यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि अगर औरत ना चाहे तो कोई इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन ये खूबसूरती मेरे किसी काम की नहीं है। मैं तुम्हें किसी को दिखा नहीं सकती, किसी को पता नहीं सकती कि तुम मेरे शोहर हो। मैं तुमसे शादी की थी ताकि सबको दिखा सकूं कि मेरे पास एक खूबसूरत मर्द है, खानदान का सबसे खूबसूरत मर्द। लेकिन तुमने तो मुझे ही दुनिया से छुपा कर रख दिया और मैं इस दुनिया से छुप कर नहीं रह सकती। 6 साल बहुत होते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। मैंने हर मुमकिन कोशिश की तुम्हें समझने की, लेकिन तुम मेरी समझ से बाहर हो और जो चीज़ समझ से बाहर हो इससे पीछा छुड़ाना ही बेहतर रहेगा। अब मेरे पास तुम्हारी कोई चीज़ नहीं है, सो मेरी जान छोड़ दो। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। वो इसके वॉइस नोट को सुनता पागल ही तो हो रहा था। इसने गुस्से से अपना फ़ोन ज़मीन पर दे मारा था जो लम्हों में चकनाचूर हो गया था। उसके बाद जो चीज़ इसने के आगे आती गई वो इसे तोड़ता चला गया था। मिराल गई नहीं थी, वो पाकिस्तान में थी, लेकिन वो इसका बच्चा मार चुकी थी। इसने पहले मिराल को माफ कर दिया था, अपने 2 बच्चों का कत्ल माफ कर दिया था। वो आगे बढ़ रहा था इसके साथ इसकी सारी गलतियों को माफ करके वो इसकी और अपनी जिंदगी संवारने की एक और कोशिश कर रहा था, लेकिन मिराल ने सब कुछ तबाह कर दिया था। वो एक ऐसी औरत पर यकीन करने लगा था जो अपनी माँ बाप की भी ना हुई थी। 6 साल पहले पाकिस्तान आकर कितने धैर्य से इसने कहा था कि वो बरजम से शादी करने आई है और इस चीज़ में इसके वालिदैन की मर्जी शामिल ही नहीं थी। अपनी फुप्पो की इज्जत रखने के लिए वो शादी के लिए राजी हो गया था। हालांकि इसे मिराल में कोई दिलचस्पी नहीं थी और आज ही वही लड़की इसकी नस्ल को खत्म कर चुकी थी। आज का दिन जो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, इस दिन को स्याह काला कर दिया गया था। मिराल और नूरम ने। मिराल को वो क्या सजा देगा ये तो वो नहीं जानता था, लेकिन नूरम भी सजा की मुस्तहक थी और ये भी हकीकत थी कि मिराल से कहीं ज्यादा इसे नूरम पर गुस्सा आ रहा था। इसका दिल चाहा कि वो उस लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दे और अब आज ऐसा ही करने वाला था। वो गुस्से से हवेली से बाहर निकलते हुए वापस पिछली साइड पर जाने लगा था जहां पर अब भी काफी सारे लोग जमा थे। जब सामने से इसे अपनी माँ को नूरम के साथ आते हुए देखा था, वो इसका बासु पकड़े से घसीटते हुए लेकर आ रही थी। बसम गाँव वाले पागल हो चुके हैं। वो लोग कह रहे हैं कि मिराल को घर से भगाने में नूरम का हाथ है, इसलिए नूरम को भी इसके किए की सजा देंगे। इस लड़की को जल्द से जल्द इस घर से रुखसत करो, इससे पहले कि गांव वाले कोई फैसला कर दे। वो झटका बिठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गांव के सरदार का मामला है, वो पीछे नहीं हटेंगे। माँ बेगम ने इसे सारी तफसील बताई थी। तो ठीक ही तो कह रहे हैं, गांव वाले
माँ बेगम, इस लड़की ने मेरी बीवी को घर से भगाया है। इतना ही नहीं बल्कि मिराल मेरे बच्चे को मार चुकी है। इस औरत ने मेरे बच्चे को मार डाला, लेकिन ये लड़की मेरे बच्चे की कातिल है। इससे पहले मिराल को एंटी प्रेगनेंसी की दवाइयाँ भी यही बेचती रही थी ताकि मिराल कभी बच्चे की मां ना बन सके। इसकी उम्र मासूमियत पर मचाइएगा माँ बेगम, आपने गलत अंदाजा लगाया। ये बच्ची नहीं है बल्कि बच्चों को मारने वाली नागन है, और ये तब तक इस हवेली से कहीं नहीं जा सकती जब तक ये मुझे मेरी औलाद नहीं देती। वो एक झटके से इसका बासु पकड़ते से घसीटते हुए वापस झटके की तरफ लेकर जाने लगा था, जबकि माँ बेगम तो इसके अल्फाज सुनकर अपनी जगह जम सी गई थी। छोड़े मुझे बरसम भाई, मिराल आप ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, इसलिए तो मैंने इनकी मदद की थी, इसलिए तो मैंने इन्हें यहाँ से निकाला था। वो इसके साथ जाते हुए इसे बताने की कोशिश कर रही थी, जबकि अपने बालों पर बज़म की सख्त गिरफ्त पर वो तड़प उठी थी। वो आदमी पागल हो रहा था, और इसके पागलपन को देखते वो किसी भी तरह से इसे अपनी बात सुनाना चाहती थी। इसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। इस वक्त नूरम का दिल खौफ से लरस रहा था, जबकि बरसम इसे घसीट कर झटके में लाता सबके सामने फेंक चुका था। बरसम का ये अंदाज देखकर वहां मौजूद सब लोग ही परेशान हो चुके थे। मुजावर, यरमान, वारद, मोमर, सब लोग वहां पर मौजूद थे। बरसम का ये रूप कभी ही देखना नसीब होता था। वैसे तो इस गांव का सरदार बरसम शाह यानी कि मैं बासात खुद हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपनी जिंदगी का फैसला करने का हक आपको देता हूँ। सरदार साहब, ये लड़की मेरे 3 बच्चों की कातला है, और ये मेरी बीवी को भी घर से भगा चुकी है। वैसे तो अपनी बीवी के भागने पर मुझे शर्मिंदगी से कहीं मुंह छुपा लेना चाहिए, लेकिन ना जाने क्यों मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। शायद इस वक्त मेरे अंदर अपनी नस्ल बर्बाद होने का जुनून मुझे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहा। बताइए इस लड़की को आप क्या सजा देंगे? मैं तो सजा सुना चुका हूँ। जब तक ये मेरी औलाद मेरी नस्ल नहीं देती, तब तक ये इस हवेली से बाहर नहीं जा सकती। मैं इस लड़की को आने वाले 1 साल तक अपने निकाह में ले रहा हूँ। मैं बरसम शाह आने वाली 1 साल के लिए इस पर धूप, छाँव, बारिश, हवा सब कुछ हराम करता हूँ। मेरे निकाह में रहते हुए इस पर सिर्फ मेरे कमरे की 4 दीवारियां हलाल होंगी। 1 साल बाद ये मुझे मेरी औलाद देगी, और अगर आने वाले 1 साल में इसने मेरी औलाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की या ये मेरी औलाद ना दे सकी, तो मैं अपने हाथ से इसे गोली मार दूंगा। वो बड़े जरगे में फैसला सुना रहा था, और इसका फैसला ऐसा था कि वहां मौजूद मर्दों के सीने में भी दिल कांप उठा था। इसका होने वाला सरदार ऐसा जालिम होगा, ये तो किसी ने भी ना सोचा था। तुम हक पर हो बज़म शाह, और हम तुम्हें गांव का सरदार तस्लीम कर चुके हैं। तुम्हारा फैसला आंखों पर। बुलाओ मौलवी को। सरदार साहब ने उठकर अपना फैसला सुनाया था, जबकि नूरम तो तड़प उठी थी। वो किस दीवार से सर मारती, कहाँ जाकर अपना मसला बयान करती। इसके चीखने चिल्लाने का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। बाहर के साथ साथ हवेली के मर्द भी बेयकीन थे। इस तरह का कोई फैसला होगा ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसका क्या कसूर था जो इसे ये सजा दी जा रही थी? इसे ये कैद मंजूर ना थी। इसने सिर्फ अपनी बहन की मदद करने की कोशिश की थी। वो कहाँ जानती थी कि इसकी बहन ऐसा घटिया काम करेगी। इसने वादा किया था कि वो अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन वो अपना बच्चा मार चुकी थी, बल्कि वो इसे भी मार चुकी थी। इसका चीखना चिल्लाना रोना किसी काम नहीं आ रहा था। इसके वालिद को फोन पर इन्फॉर्म करते हुए झटके का फैसला सुना दिया गया था। वो अपनी बेटी के लिए तड़प रहे थे। मुमकिन नहीं था, क्योंकि इनका आना मुमकिन नहीं था, क्योंकि अगले 15 मिनट में ही निकाह का हुक्म जारी कर दिया गया था। देखो लड़की, रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। जरका अपना फैसला सुना चुकी है, और जरके के फैसले बदलते नहीं। तुम्हारे नसीब में यही लिखा था, समझकर कबूल कर लो। और 1 साल की ही तो बात है, बस एक बच्चा पैदा करो, चली जाओ यहाँ से। आमना बेगम के अल्फाज से यह तपता हुआ लावा, वो इनकी बात सुनकर सर से पैर तक सुरख हुई थी। वो कितनी आसानी से ये अल्फाज कह गई थी, वो जो सोच भी नहीं सकती थी। देखो लड़की, जो तुमने किया है इसी की सजा मिल रही है तुम्हें। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा 6 साल से बेऔलादी की जिंदगी जी रहा है। तुम्हारा और बरसम का कोई जोड़ नहीं। वो कम से कम उम्र में तुमसे 13 साल बड़ा होगा। आने वाला 1 साल तुम्हारे लिए खुशियां लेकर हरगिज़ नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है कि खुद को किसी चीज के लिए राजी कर लो। लड़की का दिल से निकाह कबूल ना करे तो निकाह जायज़ नहीं होता। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम बरसम की औलाद को जायज़ पैदा करोगी या ना जायज़, क्योंकि ये निकाह तो रहेगा हर किस नहीं। बेशक तुम्हें क्योंकि ये निकाह तो रुकेगा नहीं। बेशक तुम्हें गोली मारकर तुम्हारा अंगूठा ही क्यों ना निकाह नामे पर लगाना पड़े। माँ बेगम के सख्त अल्फाज पर इसने एक नजर मुस्पा बेगम को देखा था, जो एक कोने में बैठी बस अपने मुंह पर दुपट्टा रखे रोए जा रही थी। वह इसके हक में कुछ नहीं बोल सकती थी। इनकी बेटी ने इन्हें कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। मौलवी साहब आ गए हैं, लड़की को बाहर लेकर आओ। वारद ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए वहां से बाहर गिरा रही थी। वो सब लोग बरसम को समझा कर थक चुके थे, लेकिन बरसम अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। और फिर वही हुआ। फैसले के इन मुताबिक इसे लाकर बरसम के सामने बिठा दिया गया था। वीडियो कॉल पर इसने अपने रोते हुए बाप को देखा था। आखिरी दफा अपने बाप को देख लो, क्योंकि आने वाले 1 साल में इस शख्स की शक्ल नहीं देख पाओगी तुम। बरसम के सख्त अल्फाज पर इसने सर उठाकर से देखा था। नफरत जैसे इसके रग रग में उतरी थी। कोई इंसान इतना सफाक, इतना जालिम भी हो सकता है। वो फूट फूट कर रो देती, लेकिन बरसम को इस पर तरस ना आया था। वो मकार लड़की तरस खाने के काबिल ही नहीं थी। इसने मौलवी साहब को इशारा करते हुए निकाह शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया था। निकाह मुकम्मल होते होते फजर का वक्त गुजर चुका था। निकाह के फौरन बाद ही वो लोग नमाज अदा करने उठ गए थे। देखो लड़की, 1 साल की सजा है तुम्हारी। देखो लड़की, 1 साल की सजा है तुम्हारी। कोई नाजायज तल्लक तो वो बना नहीं रहा तुम्हारे साथ। निकाह किया है इसने 1 साल के लिए ही सही, लेकिन इस निकाह को कोई निकाह समझ कर निभाओ। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी गोद जल्द ही बच जाए। वैसे तुम्हें पता तो
वैसे तुम्हें पता तो है ना, शादी की पहली रात। रिदा से बताओ, उम्र और मासूमियत तो ऐसी है जैसे आज ही पैदा हुई है। आमना बेगम इसके करीब से उठती हुई बोली तो रिदा के अजीब से अंदाज में मुस्कुराने पर वो अपने आंसू साफ करती इसे देखने लगी थी। शक्ल पर मत चाहिए अम्मी, ये बड़ी चालाक है, इसे सब पता है। मेडिकल की स्टूडेंट में कोई मजाक थोड़ी है। बच्चा जाया करवाने का पता है तो बच्चा पैदा करने का भी पता होगा। आप चले नीचे, मर्दों की आवाज आ रही है। मजम्मा का आ गए हैं। इसने आमना बेगम को बाहर आने का इशारा किया तो वो भी खामोशी से उठकर बाहर चल पड़ी थी। बाकी घर की किसी औरत ने इसके कमरे की तरफ झांकना तक जरूरी नहीं समझा था। माँ बेगम ने काका और नायरा को डांट कर रूम में भेज दिया था, जबकि जीनत और रूहा दोनों रूहा के कमरे में ही चली गई थी। जबकि नूरम बैठी खौफ से आने वाले लम्हात के बारे में सोच रही थी। इसका गाल अब तक दहक रहा था। बसम का थप्पड़ इसके जबड़े को हिलाकर रख गया था। इसके लब्बों के नीचे से जलन महसूस हो रही थी, जहां पर खून जमा हुआ था। ये क्या हुआ था इसके साथ? एक लम्हे में इसकी जिंदगी कैसे तबाह कर दी गई थी? क्या इसकी गलती इतनी बड़ी थी कि इसे यूं सजा दी जाती? वो 1 साल के लिए कैद हो गई थी, वो खुद से 13 साल बड़े मर्द के निकाह में, वो भी खुद से 13 साल बड़े मर्द के निकाह में। वो सोचते हुए एक दफा पीछे फूट फूट कर रोने लगी थी, जब अचानक ही दरवाजा खोलकर वो जालिम अंदर दाखिल हुआ था। इसके दरवाजा बंद करने पर नूरम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था, जबकि वो अपनी कमीज के बटन खोलता हुआ इसकी तरफ कदम फरा रहा था। मेरे पास मत आइएगा, मैं आपको बोल रही हूँ। अगर आपने मेरी तरफ कदम फराया तो मैं। वो अचानक बेड से उठते हुए अपने हाथ में मौजूद चाकू इसके सामने कर चुकी थी। बसम ने एक नजर इसके हाथ में मौजूद तेजदार चाकू और इसकी गिरफ्त को देखा। इसका हाथ कांप रहा था। बंद करो ये ड्रामेबाजियां, ये सब देखने नहीं आया मैं, और ना ही मुझे तुम्हारे इन आंसू से कोई फर्क पड़ता है। तुम्हारी मासूमियत के दिखावे में आने वाला नहीं है बसम शाह। तुम्हारा असल रूप देख चुका हूँ मैं, जान चुका हूँ तुम्हारी इस मासूम चेहरे के पीछे की हकीकत क्या है। आज़ाद माहौल में पड़ी बड़ी होना, तुम 12 साल की उम्र में एंटी प्रेगनेंसी या अबॉर्शन की टेबलेट्स हासिल करना तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल होगा, है ना? इतने सालों से तुम ये यूज़ करती रही हो क्या, जो इतनी सी उम्र में इन चीज़ों को हासिल करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं था? ऑफ कोर्स आज़ाद माहौल में किसी आज़ाद परिंदे की तरह उड़ते हुए ना जाने तुम्हें भी कितनी दफ़ा ज़रूरत पड़ गई होगी इन मेडिसिन की। अब इंग्लिश गवर्नमेंट तो 12 साल की बच्ची को बालक समझती है ना। सो टेल मी, हाउ मेनी टाइम्स यू हैव यूज्ड एंटी प्रेगनेंसी और अबॉर्शन ड्रग्स सिंस यू टर्न्ड 18? 12 साल की उम्र से ही तुम तो जवान हो गई थी, हर चीज़ की नॉलेज थी तुम्हें। तो बताओ, 12 साल से लेकर 18 साल तक कितने बॉयफ्रेंड्स हैं तुम्हारे? इसका अंदाज तन से भरपूर था, जबकि इसकी बात पर नूरम के तो तन बदन में जैसे आग से जल उठी थी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़ आप मेरे बारे में ऐसे नहीं बोल सकते। मिराला आपी ने खुद मुझे वो मेडिसिन लेने के लिए भेजा था, वो भी अपने किसी डॉक्टर दोस्त के पास। मैंने तो जस्ट इन्हें सेंड की थी, क्योंकि मिराला आपी ने मुझे मना किया था किसी को भी ये बात बताने से। वो भी बोल ही रही थी जब वो तेजी से इसके पास आता, इसे झटके से खींचकर अपने करीब कर गया था। जब चुप नाप मत लेना इस बदजात औरत का मेरे सामने, वरना टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे। वो गुस्से से कहते इसके बालों को अपने सख्त हाथों की गिरफ्त में लेता इसे झंझोड़ कर रख चुका था। ना माने नहीं मानते तो, लेकिन हकीकत बदल नहीं जाएगी। जो कुछ भी हुआ मिराला आपी के कहने पर हुआ, मैंने कुछ भी नहीं किया, और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। वो तो कुछ देर में पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में कोई था या नहीं। और यकीन करो, अगर तुम्हारे किरदार के मामले में जरा सी भी चूकी तो तुम्हें 1 साल तक अपने निकाह में रखने के बजाय तुम्हारी कब्र अपने हाथों से खोद कर तुम्हारा जनाजा खुद पर हलाल करूंगा। वो एक झटके से इसके हाथ से चाकू निकालता इसे बेड पर धकेल चुका था। इसके हाथों में ये चाकू इतनी मजबूती से कैद था कि इसके करीब खींचने पर वो बसम के बाजू पर आ लगा था। लेकिन इस वक्त बसम को किसी चीज की कोई फिक्र नहीं थी, और ना ही इसे फर्क पड़ता था। इस वक्त तो इसे सिर्फ और सिर्फ अपना गुस्सा और अपनी वहशत शांत करना था। प्लीज मेरे पास मत आइएगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझसे दूर रहें। नूरम ने पीछे हटते हुए इसके सामने हाथ जोड़े थे, लेकिन बरसम को इस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था, बल्कि इसकी अदाकारी और मकारी पर इसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसका गुस्सा इस मासूम ने और इसका गुस्सा इस मासूम को रोंदने वाला था। वो इस वक्त क्या करने जा रहा था शायद वो खुद भी नहीं जानता था। इस वक्त इस पर जुनून सवार था, और वह जुनून यकीनन सामने बैठी लड़की को रेजा रेजा करने वाला था। वो एक झटके में इसके पैर को खींचकर इसे अपने करीब करता इसका दुपट्टा एक झटके से खींचकर दूर फेंक चुका था। इसके गले में मौजूद लॉकेट एक झटके से टूटा, इसके गले में जख्म करते हुए दूर जा गिरा था। इस वक्त इस पर वहशत सवार थी। इसके बाजू को पकड़ते वो इसे बेड पर गिराता इस पर साया फकन हुआ था। इसके अंदाज में हैवानियत थी, दरिंदगी थी, वहशीपन था। बसम इसकी मासूमियत को लम्हे में रोंद कर रख चुका था। इसकी चीखों का गला खोलते हुए इसके लब्बों पर अपने लब रखते हुए इसकी सांसें भी रोक गया था। तस खाना तो दूर की बात, इसकी सांसें रुकने पर भी बसम ने इसे अपने वहशियाना गिरफ्त से आजाद न किया था, जबकि इसकी नफरत के सामने जल्दी ही वो होश हवा से बेगाना हो गई थी। बसम ने इसके बेहोश होने की परवाह न की थी। अपनी वहशतों को इसके नाजुक बदन पर उतार कर वो इस अलग होता कमरे से बाहर निकल गया था। रात के अंधेरे में ही वो घर से निकलता डेरे की तरफ चला गया था। इस वक्त इस पर अजीब सी वहशत सवार थी। इसे यकीन था कि अगर वो मजीद इस घर में रुका तो उसकी लड़की को जान से मार डालेगा। हवेली में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। नूरम को 3 दफा डॉक्टर चेक करके गई थी, और हर दफा वो कुछ बोलने के काबिल न रह गई थी। इसे तो बस ये पता था कि वो गाँव के सरदार की बीवी है। बसम तो डेरे पर चला गया था रात को ही, और तब से ही नूरम की हालत ऐसी थी कि हर कोई एक दूसरे से नजरें चुरा रहा था। बड़ी उम्र की मुलाजमाएं तो
तौबा तौबा कर रही थी, जबकि आमना बेगम और माँ बेगम इसके कमरे में ही थी और मिसबा बेगम तो बस नूरम की हालत पर रोए जा रही थी। नूरम को अब तक होश ना आना इस सबके लिए परेशानी की वजह बना हुआ था। देखिए माँ बेगम, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। इस लड़की की हालत बहुत खराब है, इसे अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। यहाँ एक कमरे में इसका इलाज करूँ? क्या करूँ मैं इसका रेप, मेरा मतलब है सरदार साईं की बीवी है ये, इन्हें थोड़ा सा तरस खाना चाहिए था। अगर मर जाती तो, और शायद मर ही जाती अगर बेहोश ना होती तो। देखिए फिलहाल इस बच्ची पर तरस खाए, उसे अस्पताल लेकर चले। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। समझने की कोशिश करो। घर के मर्दों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर बात बाहर निकली, वो उसे समझाने की कोशिश करने लगी थी, हालांकि जानती थी कि हवेली है, मर्दों से ये बात छुपी हुई तो नहीं है। डॉक्टर का बार बार आना किसी की निगाहों से ओझल नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी हया का पर्दा रखने के लिए। वो चाहती नहीं थी कि इस बारे में कोई जिक्र भी हो। आप भी समझने की कोशिश करें। लड़की पर हैवानियत की इंतहा कर दी गई है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती, आज मैं इस मकाम पर हूँ सरदार साईं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे डॉक्टर बनाया। यकीन करें, जो मेरे दिल में है वो कहने की इजाज़त मेरी ज़ुबान मुझे नहीं दे रही। मेरी ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही कि मैं अपने मसीहा के लिए कोई गलत लफ्ज़ भी अपनी ज़ुबान से निकालूँ। लेकिन मुझे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर इस लड़की का शौहर कोई और होता तो मैं इसे खुद अपने हाथों से गोली मार देती। माँ बेगम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे मत बुलाइएगा। अगर आप इसे अस्पताल लेकर नहीं जा सकते तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है। डॉक्टर आप इन्हें देखते हुए बोली तो आमना बेगम को गुस्सा आ गया था। अरे अरे, ज़ुबान तो देखो इस फरजाना की, लड़की की कैसे चल रही है। तो इलाज नहीं करेगी तो क्या इस गांव में और कोई डॉक्टर नहीं है? अरे बुलाओ मेरी रिदा की डॉक्टर को, वो खुद ही आकर देख लेगी। चार जमाते क्या पढ़ ली इसने, जुबान लग गई है इस लड़की को। ऐसे लगता है जैसे यही इलाज कर सकती है और कोई क़यामत नहीं है, और कोई क़यामत नहीं आ गई। शादी की पहली रात ही कम से कली थी बेचारी, थोड़ी सख्ती कर दी। अब कोई अनाड़ी मर्द तो है नहीं, 6 साल का तजुर्बेकार मर्द है और फिर गुस्से में था। वो गुस्से में तो हवेली के मर्द वैसे भी पागल हो जाते हैं। और वैसे भी जो कुछ वो लड़की कर चुकी है ना, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। शर्म करो आमना, बच्ची की हालत देखो। मिसबा बेगम ने देखते हुए कहा तो आमना बेगम को इन्हें बातें सुनाने का मौका मिल गया था। हाँ जी आपा जी, आपकी बेटी को तो शर्म आ गई थी ना घर से भागते हुए। अगर इस वक्त नूरम की ये हालत है ना, तो इसके पीछे की वजह आपकी लाडली है। ना वो घर से भागती, ना अपना बच्चा मारती, और नहीं ये मासूम लड़की इस घर में फंसती। बेहतर होगा कि आप तो इस मामले में खामोशी रहें, क्योंकि इस हवेली में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब कुछ आपकी बेटी की ही करम नमाजियां हैं। आहिस्ता बोलो आमना, बाहर बच्चियां हैं। आपकी दफा माँ बेगम ने इसे समझाना चाहा था। फिक्र ना करें, नायरा और काका दोनों को मैं कॉलेज भेज चुकी हूँ। यहाँ नहीं है आज, नहीं जाना चाहती थी लेकिन मैंने ज़बरदस्ती भेज कर आई हूँ। ऐसे माहौल में इनका यहाँ रहना मुनासिब नहीं लगा मुझे। बल्कि बाकी शादीशुदा है, इतनी छोटी बच्चियाँ नहीं कि मामले की नज़ाकत को समझ ना सकें। आमना बेगम ने आप भी इसी लब लहजे को इख्तियार किया था, तो माँ बेगम नफी में से हिलाकर रह गई थी। इन लोगों की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी और बाहर बैठी रूहा और जीनत इनकी बातों पर शर्मिंदा हो रही थी। वहाँ रिदा को अजीबत से अंदाज में मुस्कुराते देख जीनत ने रूहा को देखा था। रिदा को न जाने कौन सी खुशी मिल रही थी। या अल्लाह, पता नहीं नूरम की क्या हालत हो गई। अल्लाह पाक इसके लिए आसानियाँ करे। वैसे बरसमा का और नूरम का कोई जोड़ नहीं है। चलिए रूम में चलते हैं। रूहा जीनत को कहती उठकर मुजावर के कमरे की तरफ चली गई थी, तो जीनत भी खामोशी से अपनी जगह छोड़कर इसकी तरफ जाने लगी थी। जीनत प्लीज, जाते जाते मेरे जूते सीधे करके जाओ, मुझसे झुका नहीं जाता। आखिरी दिन चल रहे हैं ना। वो आजिज़ी से बोली तो जीनत ने फौरन झुकते हुए इसके जूते सीधे करके इसके पैरों के नजदीक रखे थे। अगर बुरा ना मनाओ तो प्लीज, क्या तुम मुझे मेरे रूम तक छोड़ आओ कि? असल में मेरे पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना, चला नहीं जाता। अंदाजा भी वैसा ही था। जीनत चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई थी। क्यों नहीं, मैं छोड़ आती हूँ तुम्हें। वैसे अपने सहारे खड़ा करके थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहुत मदद की है। ऊपर की तरफ लेकर जाने लगी थी, जबकि वो अपना तकरीबन सारा ही वजन इस पर डाले सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो जीनत। वो मुस्कुराकर इस पर अपना वजन डालते ऊपर की तरफ जा रही थी, जबकि वो हल्का सा मुस्कुराई। इसे ये फर्क नहीं पता था कि रिदा कैसी है, बस इसे ये पता था कि वो वालिद के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसे रिदा से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वालिद का हर एहसास इसके लिए अजीज था। और फिर वो तो इसका औलाद था, इसका खून था। वो कैसे ना इस बच्चे से मोहब्बत करती। वैसे बेड पर बिठाते हुए इसके ऊपर कमर सीधा करने लगी थी, जब नजर इसके पैरों पर गई थी। तुम्हारे पैरों में तो अच्छी खासी सूजन हो रही है, हो जाती है, आखिरी महीना है ना, तो आखिरी महीने में चलता है। वो बेड पर लेते हुए बोली थी। देखो ना, आज रहीला नहीं आई। वो मेरे पैरों में मसाज कर देती थी तो इससे राहत मिल जाती थी। 2-3 दिन तक वो नहीं आने वाली, मेरे लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो बेड पर लेटते हुए किसी मुलाजमा का नाम लेने लगी थी। रहीला नाम की मुलाजमा से वो अब तक वाकिफ न थी, हालांकि इसे यहाँ रहते हुए 2 महीने मुकम्मल होने को आए थे। यहाँ बहुत सारे मुलाजिम काम करते थे, पता ही नहीं चलता था कि किसका क्या नाम है। मैं कर देती हूँ तुम्हारी पाँव की मसाज, तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से करूंगी, तुम अच्छा महसूस करोगी। इसके पैरों की हालत देखते हुए इसे तरस आ गया था। अरे नहीं नहीं, वालिद बुरा मान जाएंगे, मैं इनकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हें तो अंदाजा हो ही गया होगा ना इनका मूड का, जरा सी बात पर कितने ज्यादा नाराज हो जाते हैं। नहीं, मुझसे तो नाराज नहीं होते। वो इसकी बात खाते हुए बोली तो रिदा को तन बदन में आग सी जल गई थी। हाँ, वो वाइफ तो वारिस शाह की महबूब बीबी थी। वो क्यों इससे नाराज होता, बल्कि वो तो इसके नखरे उठाता था, इसे सर आंखों पर बिठाता था। लेकिन रिदा की नजरों में इसकी औकात एक मुलाजमा से बढ़कर न थी। वो इस वक्त भी इसे अपने पाँव में झुकाए हुए इसे अपने पैरों की मसाज करवा रही थी, और रिदा का इरादा इसे सारी जिंदगी औकात में रखने का था। तुम कमरे में क्या कर रही थी? वो इसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करते हुए सीढ़ियां उतरती नीचे आई तो वारिद ने इसे इस कमरे से निकलते देख लिया था, इसलिए गुस्से से
इससे पूछने लगा था। जी वो रिद्धा से चला नहीं जा रहा था, इसलिए मैं इसको सहारा देकर ऊपर छोड़ने के लिए गई थी। इसका आखिरी महीना चल रहा है ना, तो ये वक्त इसके लिए बहुत नाजुक है, इसे एहतियात की जरूरत है। ज्यादा इसको मुला ज्यादा इसकी मुलाजमत ना करो तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। मैं तुम्हें इसके आसपास ना देखूं। वो गुस्से से बोला था। इसे चला नहीं जा रहा था, मैं सिर्फ रूम तक छोड़ने के लिए गई थी। भारत जीनत ने बताना चाहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, रिदानामा खोलो। रिदानामा ना खोलो, चलो कपड़े निकाल कर दो मुझे, डेरे पर जाना है। बज़म अक्का रात से गए हुए हैं, वापस नहीं आए। सुनने में आया है कि सुबह पंचायत में शामिल थे। पंचायत में अपनी सरपंची का पहला फैसला सुनाने के बाद दोबारा से डेरे पर चले गए हैं। मुझे इनके पास जाना है। वो बहुत परेशान है। वो अपने कमरे में दाखिल होते हुए से बता रहा था कि जबकि बज़म का नाम सुनते ही जीनत को गुस्सा सा आ गया था। आपको अंदाजा है बज़म अक्का ने नूरम के साथ क्या किया है भारत? मैं आपके सामने नूरम की हालत बयान नहीं कर सकती। नूरम को अभी तक होश नहीं आया। इस मासूम लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसी जिंदगी तो इतने साल कोठे पर रहते हुए भी मैंने आज तक किसी मर्द में नहीं देखी। जो उन्होंने नूरम चुप, खबरदार एक और लफ्ज नहीं। मैं अपने भाई के पर्सनल हरगिज़ से डिस्कस नहीं करना चाहता। और दूसरी बात, इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है इससे मेरा या तुम्हारा कोई तल्लक नहीं है। ये पंचायत का फैसला है, हम इसमें बोलने वाले कोई नहीं होते। और वैसे भी अब वो निकाह में है इनके, और हमारा कोई हक नहीं बनता हम इनके पर्सनल मैटर्स को यूँ डिस्कस करें। और तुम इन मामलों पर ज्यादा फोकस मत करो, बल्कि अपने मामले पर फोकस करो। तैयार रहना, शाम को वापस आकर तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा। इसके हाथों से कपड़े लेते हुए इसने नरमी से इसके गालों को छुआ था। ओहो भारत, क्या हो गया है आपको? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस हल्के से चक्कर आ गए थे। आपने तो कोई और ही मतलब निकाल लिया है। वो इसकी जल्दबाजी पर बस इसको समझाने की कोशिश ही कर सकती थी। वो बहुत जल्दी मचा रहा था। अरे मानता हूँ यार, चक्कर आने का मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन हम चेकअप तो करवा ही सकते हैं ना। आहर को मजीद मामलात भी तो। आप मेरे साथ कोई बेशर्मी वाली बात नहीं करेंगे। वो अभी बोल ही रहा था कि जीनत ने इसकी बात करते हुए कहा था। वो भारत कहकर लगाकर हंस दिया था। ओके जी जेनी जानम, नहीं बोलता मैं कुछ भी बेशर्मी वाली बात। बस तुम खुद शाम को अपनी तैयारी कर लेना। मुझे तो लगता है डॉक्टर खुशखबरी सुनाएगी, और फिर 8-9 महीने के बाद मेरी छोटी सी जेनी आएगी। मैंने तो नाम भी सोच लिया है। खैर पूछना मत मुझसे, ये मैं अपनी बेटी का जब रखूंगा तब तुम्हें पता चलेगा। फिलहाल ये फादर डॉक्टर का सीक्रेट है। हाय मेरी मासूम परी, कब आएगी इस दुनिया में मेरी प्यारी सी प्रिंसेस? तुमसे ज्यादा प्यार करूंगा इससे। वो इससे बातें करता रूम में अपने कपड़े बदलने लगा था। अभी तक जीनत इसके साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं हुई थी, लेकिन वादा तो जरूरत से ज्यादा ही कंफर्टेबल था। कोई भी बात कहीं भी कर जाता था। इसे जिंदगी की तरफ से अपनी औलाद की जल्दी थी, जबकि रिदा की तरफ से औलाद को लेकर वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। हाँ, इसे बच्चे की परवाह थी। वो मुलाजमों को अक्सर रिदा का ख्याल रखने की वार्निंग देता था। खुद भी माँ बेगम और आमना बेगम से रिदा की कंडीशन के बारे में पूछता रहता था। किसी चीज़ की जरूरत हो या चेकअप के लिए भी इसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी ही रहता था। इसने नोट किया था रिदा इस कमरे के बाहर एक वारद इसके कमरे के बाहर एक इंतहाई सीरियस और अलग किस्म का इंसान था। जो वारद इस कमरे में इसके साथ होता था वो तो एक बहुत ही अलग इंसान था। इसे रिदा के बच्चे की फिक्र थी, लेकिन इस बच्चे के बारे में बात नहीं करता था जिस तरह जिन्नत के साथ अपनी औलाद को लेकर बातें करता था, शरारतें करता था। मिलता हूँ शाम को वापस। वो जिन्नत के लब्बों को चूमता अपनी कलाई पर रेस्ट वॉच पहनते हुए बाहर निकल गया था, जबकि जिन्नत इसके इस्तेमाल शुदा कपड़े उठाकर वॉशिंग मशीन में डालने चली गई थी। वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करने लगी थी जब रिदा के डॉक्टर को नूरम के कमरे की तरफ जाते देखा था। एक दफा फिर से नूरम इसके दिमाग पर सवार हुई थी। इसे इस लड़की पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था। नूरम कुछ खा लो, इस तरह से भूखे रहने से कुछ नहीं होगा। माँ बेगम इसके लिए खाना लेकर आई थी, जबकि वो खामोशी से बेड पर लेटी शर्ट को देख रही थी। एक हफ्ता गुजर चुका था बज़म को घर से गए हुए। इस रात के बाद वो वापस नहीं आया था, और हर सांस के साथ ये दिन गिनने लगी थी। खुद पर गुजरी वो क़यामत रात वो भूल नहीं सकती थी, और ना ही आज और ना ही आने वाले कल में कभी। वो ना कमरे से बाहर निकल रही थी और ना ही कुछ खा रही थी। बड़ी मुश्किल से माँ बेगम जबरदस्ती से चंद एक नवाले लेने पर मजबूर करती थी। वो भी एक या दो नवाले लेकर वो छोड़ देती थी। लेकिन अब तो 2 दिन से इसने फिर से कुछ खाना बंद कर दिया था, और इसकी हालत देख देख के माँ बेगम परेशान हो रही थी। एक ही हफ्ते में इसकी हालत खराब होने लगी थी। हर वक्त चेहरे पर सुर्खी के बजाय जर्दी सी छाई रहती थी। मिसबा बेगम इसे 2 दिन तक समझाने की कोशिश करती रही थी कि अब आने वाले 1 साल तक इसे यहीं रहना है, यही इसकी जिंदगी है। जब तक मिसबा बेगम यहाँ रही, इसने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसने मिन्नतें भी की थी। वो तो फुप्पो थी, इन लोगों के बड़े अब्बा की बेटी थी। वो इन पर होने वाले जुल्म को रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने भी अपना दामन बचा लिया था, और तीसरे ही दिन लंदन वापस लौट गई थी। इस भीड़ में बिल्कुल अकेली हो गई थी। बज़म की सोच से भी इसे खौफ आने लगा था। इसका ख्याल जहन में आते ही वही वैशी रूप इसके सामने आ जाता। इसका पूरा जिस्म कांपने लगता था। इस शख्स ने जिस अंदाज में इसे रौंदा था वो जिंदा थी, इस बात पर इसे खुद भी हैरत हो रही थी। क्या कसूर था इसका? किस चीज़ की सजा मिल रही थी इसे? इस बात का जवाब वो किससे मांगती? यहाँ तो हर कोई इसे गुनहगार समझ रहा था, और जो इसका गुनहगार था वो तो इस रात के बाद वापस ही नहीं आया था। बज़म शाह से इसे नफरत महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि अपने जज्बात के लिए नफरत लफ्ज़ बहुत छोटा था इसके सामने। अल्लाह करे तुम्हें मौत आ जाए बज़म शाह, तुम वापस इस हवेली में जिंदा कदम ना रखो। अपनी आंखों से आंसू बेदर्दी से साफ करके इसने दिल से दुआ मांगी थी।
शाबिर असीर को अंदर बुला बुला कर थक चुका था, लेकिन मजाल थी जो ये लड़की इसकी बात मान जाती। वो शकीला, रिजवाना और एला के साथ बैठी ड्राई फ्रूट्स खा रही थी। शकीला ने पता नहीं कौन सी अपनी डरावनी कहानियां शुरू की हुई थी, जिसे सुनने में से जरूरत से ज्यादा ही दिलचस्पी थी। वो लैपटॉप पर अपना काम खत्म करता एक दफा फिर से इसे देखने के लिए आया, तो वो नीचे सोफे पर कंबल लिए बैठी थी, जबकि शकीला जमीन पर बैठी इसे चिलगों से छील कर दे रही थी, जबकि साथ साथ फुल डरावनी अंदाज में से कोई किस्सा भी सुना रही थी। वो नफने में गर्दन हिलाता वापस कमरे में चला गया था। वो ना चाहते हुए भी इसका इंतजार करता कोई और काम छेड़ चुका था, जो कंप्लीट होते ही इसने एक नजर दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा था। रात के 11:30 बज रहे थे। वो बिस्तर से निकलता एक दफा फिर से इसे देखने लगा था, जो काफी घबराई हुई लग रही थी। शकीला, तुम अपना हिस्सा सुबह यहीं से दोबारा शुरू कर लेना। असीर, तुम कमरे में आओ, वही ठंड है। आती हूँ शाह साईं, बस ये शकीला बता रही है। फिर इसकी हाला की बेटी को जिन चिमट गया। बेचारा जिन मोहब्बत करता था इसकी हाला की बेटी से, लेकिन इंसान बहुत जालिम होते हैं। वो आप आकर कहती दोबारा कहानी की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, जबकि शाबिर तो अपनी मुठियां बेचकर रह गया था। इंसानों की आशिकी मशुकी के किस्से काम थे जो इसने जिन्नों चुड़ैलों को भी मोहब्बत करवा दी थी। अरे सब झूठ है, बकवास है। तुम ऊपर आओ कमरे में। शाबिर ने इसे देखते हुए कहा, तो इसने घूर कर शाबिर को देखा था। वो इतनी दिलचस्पी से कहानी सुन रही थी, और वह कैसे सब कुछ झूठ कह रहा था। मेरा वो मतलब नहीं था मेरा चांद, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि इन कहानियों में कोई सदाकत नहीं होती। अब जिन्नों को इंसान से मोहब्बत कैसे हो सकती है? वो अपनी बात इसे समझाने की कोशिश करने लगा था, जो गुस्से से घूर रही थी। अगर आप जैसे जिनको मुझसे मोहब्बत हो सकती है, तो फिर शकीला हालांकि बेटी की जिनको इससे मोहब्बत क्यों नहीं हो सकती? और आप कैसे कह सकते कि ये कहानी झूठी है? जिन्नों को इंसानों से मोहब्बत नहीं होती। खुद को इंसानों की कैटेगरी में शामिल करना बंद कर दें आप। मेरे लिए किसी जिन से कम नहीं है। शकीला, कहानी पूरी करो। वो इसे जवाब देती वापस शकीला की तरफ मुतवज्जो हो गई थी, जो मुंह खोले इसे सुन रही थी। कितनी आसानी से शाह साईं को जिन कहकर वो अपनी कहानी में दिलचस्पी लेने लगी थी, जबकि शाबिर बेबसी से इसे देखता अपने कमरे की तरफ चला गया था। अपने शाह साईं को इस कदर बेबस शकीला ने पहले कभी नहीं देखा था। चटंग भर की लड़की किस तरीके से इसके शाह साईं को उंगलियों पर निचाती थी। खैर, अगर वो इनके शाह साईं को उंगलियों पर नचा सकती थी, तो फिर इनकी औकात ही क्या थी? शकीला जल्दी जल्दी अपनी कहानी पूरी करने लगी थी। शाह साईं सो गए हैं क्या? मुझे डर लग रहा है, कहीं वो जिन यहाँ तो नहीं आ जाएगा ना? वो बेड पर आते हुए इसके सीने में छुपती हुई बोली थी। कमरे में लाइट बल्ब रोशन था। इसके चेहरे को देखकर वो अंदाजा लगा चुकी थी कि वो सो रहा है। इसने आहिस्ते से अपने यक ठंडे हाथ इसके गर्दन पर रखे थे, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिएक्शन न मिला, तो इसने थोड़ा सा नीचे होते हुए अपने पैरों को इसके पैरों पर रखा था। गरम गरम पाँव पर अपने ठंडे पैर रखते हुए ही इसे सुकून सा मिला था। इसके लबों पर शरारती मुस्कुराहट आई थी। बेहद नरमी से इसने अपनी ठंडी नाक को इसके बरहेना सीने पर रगड़ा, तो आपकी दफा इसे खुद पर गिरफ्त सी महसूस हुई थी। आप सो क्यों रहे हैं? मुझे डर लग रहा है ना। अगर वो जिन आ गया तो? वो मजीद इसके साथ चिपकते हुए अपनी शरारत पर पर्दा डाल रही थी। डोंट वरी मेरा चांद, तुम्हारे लिए एक ही जिन काफी है। इस जिन के सामने सारे जिन फेल हैं। तुम्हें मेरे पैरों पर पैर रखो या अपने ठंडे हाथ मेरी गर्दन पर लगाओ, पूरी की पूरी मेरे सीने से चिपक जाओ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम्हारी इन हरकतों से मेरे अंदर का जिन जाग गया ना, तो तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा। इसकी धमकी हमेशा की तरह ज़ों नहीं थी। चुप, नो गंदी गंदी बातें, सो जाए, इतनी रात हो गई है। बस के लबों पर हाथ रखते हुए से घूर कर बोली थी, जबकि शाबी ने इसके साथ खुद पर कंबल डालते हुए इसे खुद में कैद कर लिया था। ऑफ कोर्स मेरा चांद, नो गंदी गंदी बातें, ओनली गंदी गंदी हरकतें। वो इसे खुद में कैद करता पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ गया था। वो इसकी बाहों में फड़फड़ा तक न सकी थी, जबकि वो इसे पैर पर गिरा था। इस पर सयाफगन होता है। इसके चेहरे के एक एक नकुश को दीवानगी से झूमने लगा था। इसके अंदर शिद्दतों से भरपूर था। वो इसके एक एक नक्श को शिद्दतों से भगोने लगा था। इसके लब्बों को बार बार अपने लब्बों से महकाते हुए शाहवीर इसके पोर पोर पर अपनी मोहब्बत के किस्से तहरीर करने लगा था, जबकि वो इसकी बाहों में कैद सी हो गई थी। वो जिन पूरी तरह से इस पर काबज हो चुका था, और असीर जानती थी कि ये जिन अब सारी रात इसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसी वजह से तो असीर ने आइंदा शरारतों से तौबा कर ली थी। अगर वो जिन सो रहा होता तो इस जिन का सोया रहना ही बेहतर था। मैंने आपको कहा था, आप इनका ख्याल रखें, आप इन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाएं। आप इनको ड्राई फ्रूट्स खिला रहे हैं, आपको अंदाजा भी है ड्राई फ्रूट्स इनकी सेहत के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। वो प्रेग्नेंट है, और प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की गर्म तासीर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर इसका मायना करते हुए शाबिर को बताने लगी थी, जबकि डॉक्टर की बात सुनकर वो परेशानी से इसे देखने लगा था। मैंने सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 चिलगोसे खाए थे, वो भी मुझसे तो छिले भी नहीं जा रहे थे। शकीला ने छील कर दिए थे। शाबिर को खुद को घूरते पाकर वो फौरन इसे बताने लगी थी, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं खाए थे। जहर कितनी भी मिकदार में क्यों ना हो, जहर ही होता है। आपकी बेबी के लिए ड्राई फ्रूट जहर से कम नहीं है। ये इंतहाई गर्म होते हैं, जो आपके बच्चे के लिए बुरा साबित हो सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोबारा नहीं खाएंगी। मैं इसे देखते हुए बोली थी, हालांकि थोड़ी देर पहले इसने खुद ही ये बात डॉक्टर को बता दी थी कि इसने कल रात जिनकी कहानी सुनते हुए ड्राई फ्रूट्स खाए थे, वरना डॉक्टर को तो पता भी नहीं चलता। लेकिन अच्छा ही हो गया था कि इसे पता चल गया था कि इसने क्या खाया है और क्या नहीं। इसने क्या खाना है और क्या नहीं। इसने अपने बच्चे की
कि इसने क्या खाना है और क्या नहीं। इसे अपने बच्चे की बहुत परवाह थी। वो हरगिज़ अपने बच्चे की सेहत पर कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। ठीक है डॉक्टर, मैं आइंदा नहीं खाऊँगी। वैसे सच्ची-सच्ची बताएँ, आपको खुद से पता चल गया था या मैंने जो बताया इसी पर डाँट रही हैं आप हमें? वो सरगोशाना अंदाज़ में बोली तो डॉक्टर मुस्कुराई थी। मुझे खुद से कैसे पता चलेगा? अभी आपने ही तो बताया कि आपने कल रात ड्राई फ्रूट्स खाए थे। मैंने सोचा कि मैं एहतियात के लिए आपको बता दूँ कि ये काम आपने दोबारा नहीं करना। शुक्र है, मुझे लगा कि आपको भी कोई जिन आप शुक्र है मुझको लगा कि आपको भी कोई जिन ये सारी बातें बताता है। वो गहरा सांस लेते हुए बोलते, डॉक्टर हैरत से इसे देखने लगी थी। कुछ नहीं, आजकल जिन्नों की कहानियां सवार हैं इसके जहन पर। डॉक्टर को हैरत से अपनी तरफ देखते पाकर शाबिर ने जवाब दिया था, जिस पर डॉक्टर गहरा सांस लेती मुस्कुरा दी थी। डॉक्टर, आपको पता है शकीला की बेटी, डॉक्टर को जाना है, इनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो शकीला की खाला की बेटी का जिन निकालें। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको बुलाऊंगा। वो डॉक्टर के साथ ही उठकर से बाहर तक छोड़ने के लिए चला गया था, जबकि असीर के जहन में तो अभी भी शकीला की आधी अधूरी कहानी चल रही थी। नींद से बेहाल होते हुए न चाहते हुए उठकर रूम में आ गई थी, लेकिन शकीला वाली कहानी अभी अधूरी थी। पता नहीं ये शकीला कहाँ रह गई थी, अभी तक आई नहीं थी। काम खत्म करके डॉक्टर के चक्कर में शावीर ने इसे रूम से निकलने नहीं दिया था। आसिर का जहन रूहा से हटाने के लिए इसने ही शकीला को कहा था कि वो इसे बातों में लगाए, लेकिन इसे हरगिज अंदाजा नहीं था कि शकीला इसे जिन्नू भूतों की कहानियों में लगा देगी। अब तो वो खुद ही इसे जिन वाली दास्तान से तंग आ गया था। आपकी तबीयत खराब थी, वो कमरे में दाखिल होता इससे सवाल करने लगा था, जबकि वो एक नज़र से देखकर चेहरा पेती बेड से उठते हुए खिड़की के करीब आ गई थी। वैसे पहले कभी इससे यूं नाराज नहीं हुई थी। इनकी नाराजगी को वो समझ नहीं पाया था। इनकी आंखों में अजीब सी अजनबियत थी। माँ बेगम, अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। अगर आप बेहतर समझे तो मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। बीपी शुगर चेक किया आपने? वो इनके यूं ही उठकर जाने पर हैरान होता अलमारी से इनकी बीपी शुगर की मशीन निकालने लगा था। अरमान चेक करके जा चुका है, मेरी तबीयत ठीक है, तुम जा सकते हो यहाँ से। इनका लहजा सख्त था। आप मुझसे किस बात पर नाराज हैं? आप इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रही हैं? वो हैरान होता इन्हें देख रहा था, जबकि माँ बेगम ने कोई जवाब न दिया था। मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। अरमान ने मुझे बताया नहीं आपकी तबीयत के बारे में। वो तो बस मैं अभी अंदर आ रहा था तो बाबा ने बताया। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम जाओ यहाँ से। अब की दफ़ा वो गुस्से से बोली तो वो इनके करीब आ गया था। अपनी माँ की नाराजगी इससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। माँ बेगम, हुआ क्या है? आप इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है तो बताएं मुझे, इस तरह से खफा ना हो आप मुझसे। आपको पता है जब आप मुझसे नाराज होती हैं मुझे सुकून नहीं आता। अच्छा बज़म शाह, तुम्हें सुकून नहीं आता, लेकिन एक हफ्ते से तो काफ़ी सुकून में थे तुम। एक हफ्ता डेरे पर सुकून से दिन रात गुजार कर आए हो ना? इस पिछले एक हफ्ते में तुम्हारी बीवी यहाँ इस हवेली में किस हाल में रही है जानती हो तुम? ये तुम्हें याद भी है कि यहाँ पर एक लड़की को बर्बाद करके अपनी जिंदगी के निशान इसके जिस्म पर छोड़ कर गए थे तुम? 4 दिन तक डॉक्टर सुबह शाम आती रही है इसे चेक करने के लिए। अरे डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि ये रेप केस है। एक लड़की को मौत के मुंह तक छोड़कर वहाँ डेरे पर 7 दिन सुकून से थे तुम। तो जब तुम्हें अपनी माँ की नाराजगी पर बेसुकूनी हो रही है, वो बात नहीं कर रही थी बल्कि लफ्जों के थप्पड़ के मुंह पर मार रही थी। माँ बेगम, ये सरासर पर्सनल मैटर है। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे पर्सनल मैटर में कोई भी बोले। हत्या की मेरी माँ, इसका लहजा सख्त था चट्टाक। माँ बेगम ने जिंदगी में पहली दफा बिना सोचे समझे इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा था। थप्पड़ की गूंज ऐसी थी कि बज़म सर उठाने के काबिल ना रहा था। पर्सनल मैटर? तुम्हारे इस पर्सनल मैटर की वजह से वो लड़की मरने वाली थी। तुम्हारे इस पर्सनल मैटर की वजह से डॉक्टर ने इसे चेक करने से मना कर दिया था। अरे तुम क्या लोगों का इंसाफ करोगे बज़म शाह? तुम तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। शर्म आ रही है मुझे इस लड़की के सामने जाते हुए, क्योंकि इसको बर्बाद करने वाले को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है। अल्लाह इसकी हालत। वो एकदम कानों पर हाथ रखती अजीब अंदाज में चीखी तो बज़म से निगाहें ना उठाई गई थी। बज़म, तुमने इस लड़की पर जुल्म नहीं किया, बल्कि तुमने इस लड़की को जीते जी खत्म कर दिया है, मार डाला है तुमने इसे। वो फूल सी बच्ची तो शायद जिंदगी का मतलब भी नहीं समझती हो कि तुमने इसे रोन डाला। वो लड़की मजलूम नहीं है माँ बेगम, इसकी वजह से मैंने अपनी औलाद खोई है। और दूसरी बात, आप बेशक मुझ पर हाथ उठाएं, बेशक मुझे जलील करें, लेकिन वो लड़की मेरी बीवी है माँ साईं, और वो 1 साल तक मेरी बीवी ही रहेगी। और 1 साल तक अगर मुझे वैसी दरिंदा भी बनना पड़ा तो मैं बनूंगा, क्योंकि मुझे मेरी औलाद चाहिए। अब बड़ी पंचायत में गांव का सरदार बनकर खुद को नामर्द नहीं कहलवा सकता मैं। मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद से मतलब है, और बस। और प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा कि आइंदा इस टॉपिक पर आप ना मुझसे नाराज़ हो और ना ही कोई बात करें। मैं अपनी और अपनी बीवी के पर्सनल्स आपसे शेयर नहीं करना चाहूँगा। आप अपना ख्याल रखें, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ ताकि वो आपका प्रॉपर चेकअप करे। वो कहते हुए कमरे से निकल गया था, जबकि माँ बेगम को यकीन न आया कि ये इनका वही बेटा है जो किसी के साथ नाइंसाफी करते हुए तड़प उठता था। इसके दिल में गाँव वालों के लिए मोहब्बत और लगन देकर इसे गांव का सरदार बनाने का फैसला किया गया था, लेकिन वक्त और हालात ने इसे क्या बना दिया था। माँ बेगम को इसके अल्फाज सुनते हुए अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। वो सीधा कमरे में जा रहा था, यानी नूडम के पास। वो इस पर सख्ती न करे, वो बच्ची तो पहले ही टूटी बिखरी हुई थी। अब अगर बरसम ने इस पर सख्ती की तो कहीं जान से हाथ ना रो बैठे। वो इसके पीछे नहीं जा सकती थी, बस इसीलिए खुदा के सामने हाथ फैलाते हुए नूडम की बेहतरी के लिए दुआएं मांगने लगी थी।
शुक्र है बरसम बेटा तुम आ गए। ये लड़की तो कुछ खा पी ही नहीं रही। एक हफ्ते से 2 दफा बामुश्किल खाने के लिए राजी हुई है, वो भी दोनों वाले लेकर छोड़ दिया। और कल से तो पानी का एक घूंट तक जिस्म के अंदर नहीं गया। खाना तो दूर की बात है, रोज बेहोश होती है, रोज डॉक्टर बोतल लगाती है। इस लड़की के ने तो तंग करके रखा हुआ है, अगर खाएगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी। मैं तो बहुत तंग हूँ इस लड़की से। एक तो तुम्हारी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से इसे भी संभालो, और ऊपर से तुम्हारी माँ को हमदर्दी का बुखार चढ़ा है इस लड़की के साथ। मैं तो थक गई हूँ। अल्लाह सजा के तौर पर आई हुई लड़की के इतने नखरे कौन उठाता है, मुझे समझ में नहीं आता। हद नहीं हो गई। एक तो मिराल घर से भाग गई और ऊपर से इसके चाचा की बेटी हमारे गले पड़ गई। दिल तो करता है 2 थप्पड़ लगाऊं और सीधा कर दूं। नखरे तो ऐसे हैं जैसे किसी महारानी, कहीं की महारानी भी आकर लाए हूँ इस हवेली में। आमना बेगम काफी गुस्से से बरसम के कमरे से निकलते हुए से देख रही थी। चाची जान, वो मेरी बीवी है और आप इसके बारे में इस तरह से बात करने का कोई हक नहीं रखती। बेहतर होगा कि आप अपना लहजा दुरुस्त करें। वो यहाँ कैसे है, किस तरह से है या किस वजह से है, इससे कम आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके लिए ये बात अहमियत रखनी चाहिए कि वो मेरी बीवी है। इसने अगर कुछ गलत किया भी है तो मेरे साथ किया है। अगर इसे सजा के तौर पर यहाँ लाया भी गया है तो मैं लेकर आया हूँ और बीवी बनाकर लाया हूँ। कोई तीसरा इसे कुछ भी कहने का हक नहीं रखता। मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी बीवी की साथ पर इस तरह से सवाल उठाए। और अगर इसके नखरे नहीं उठा सकती या फिर इसे खाना खिलाने में कामयाब नहीं हो सकती तो बेहतर होगा कि ये काम किसी और को दे दें। आप अपनी जान पर किसी तरह का कोई जुल्म ना करें। मेरी बीवी है, मैं संभाल लूंगा। उसके हाथ से खाना खाने का ट्रे लेते हुए अंदर की तरफ चला गया था, जबकि वो जो सिर्फ बरसम को दिखाने के लिए खाने का ट्रे उठाकर लाई थी जल कर रह गई थी। इसने कमरे में कदम रखा तो इसका कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सारी लाइट्स बंद थी, यहाँ तक कि खिड़कियों के पर्दे भी गिरा दिए गए थे। बरसम ने दरवाजा बंद करते हुए स्विच बोर्ड पर हाथ मारते कमरे को रोशन किया था, जबकि वो जो बेड के एक कोने में घुटने में सर दिए बैठी थी, फौरन रोशनी होने पर सर उठाकर से देखने लगी थी। नायरा का शिकनज़दा लिबास, जो यकीनन इसने आज नहीं पहना था। सुर्ख आंखें, मुरझाया हुआ जर्द चेहरा। वो कहीं से भी वो नूरम नहीं लग रही थी जो 10 दिन पहले इस घर में आई थी। नहीं, मेरे पास मत आना। बसम ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि वो अचानक बेड से नीचे गिरती, बेड के पीछे की तरफ छिपने लगी थी। अचानक ही वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी थी। बसम ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा था जो अंदर से बंद था, और फिर इसके यूं पागलों की तरह चीखने चिल्लाने पर तेजी से इसकी तरफ कदम बढ़ाता एक झटके में इसका बाजू पकड़े से बेड पर गिरा गया था। चुप, एकदम चुप। शोर क्यों मचा रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? खबरदार जो आवाज भी निकली जुबान गद्दी से खींच लूंगा। वैसे बेड पर पटकते हुए इस अंदाज में बोला कि नूरम की बड़ी बड़ी आंखों में खौफ खौफ बढ़ने लगा था। नहीं, मैं नहीं बोलूंगी। दूर रहो प्लीज। वो बेड पर सीधी होती पीछे की तरफ जा रही थी जब बरसम ने इसका बाजू पकड़े इसे अपनी तरफ खींचा था। बंद करो अपनी मकारियां, मेरे सामने नहीं चलने वाली तुम्हारी ये ड्रामेबाजियां। मुझे तरस नहीं आता इन झूठे आंसू पर। इन आंखों में आंखें डाले वो इस अंदाज में बोल रहा था कि नूरम बकायदा कांप रही थी। वो एक झटके से इसे बेड पर सीधा करता इसके सामने बैठा था। खाना नहीं खा रही तुम? क्यों, मरने का इरादा है? क्या लगता है ऐसे में मरने दूंगा तुम्हें? 1 साल से पहले मौत भी तुम्हारे इस आस पास नहीं भटकेगी। 1 साल के बाद मेरा बच्चा मुझे देखकर जहां दिल चाहे वहां जाकर मर जाना। अगर बच्चा नहीं दे सकी तो मैं खुद मार दूंगा। अपने हाथों से पंचायत का फैसला याद है ना? बंद करो ये ड्रामेबाजियां और सीधी होकर ये खाना खाओ। इस प्लेट में अगर एक दिन का जितना खाना भी बचा तो 1 हफ्ते पहली वाली सजा के लिए तैयार रहना। वो सिर्फ ट्रेलर था। अगर मुझे दोबारा गुस्सा दिलाया ना तो पूरी फिल्म देखने के लिए जिंदा नहीं बचोगी तुम। खाना खाओ। वो एक दफा फिर से इंतहाई गुस्से से दहाड़ा तो नूरम बिना सोचे समझे प्लेट से रोटी खींचकर दांतों से तोड़ने लगी थी। इस वक्त इसके जहन पर इतना खौफ सवार था कि वह शख्स के पास बैठते हुए भी घुटन महसूस कर रही थी। वो किस तरह से खा रही थी, ये कौन सा तरीका था खाना खाने का? भूख का एहसास नहीं था क्या इसे? वो नवाला चपा तक नहीं रही थी। अचानक गले में अटकने वाले नवाले पर बजम ने फौरन पानी का गिलास उठाकर उसके लब्बू से लगाया था, जिसे खौफ से थामते हुए एक सांस में पूरा गिलास पानी पीने लगी थी। इसके अंदाज पर बजम के जब्त का पैमाना लबरेज हुआ था। इसने नूरम के हाथ से रोटी लेते हुए खुद ही इसे सालन के साथ देना शुरू की थी। इसका खौफ इस कदर सवार था कि वो बिना मज़ाहमत किए इसके हार नवाले पर फौरन मुंह खोल देती। इसने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा खाना इसे खिलाया था कि आने वाला 1 साल तुम्हारा यहीं पर गुजरने वाला है। तुम डरो, सहमो और ड्रामे करो या फिर नॉर्मल इंसानों की तरह रहो, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हें यहाँ मेरी बीवी बनकर ही रहना पड़ेगा। और बीवी के और भी बहुत सारे फ्राइज होते हैं। बेशक मेरा इरादा तुमसे इस घर में कैद रखने का ही है, लेकिन अब इस कमरे में कैद रखने का मेरा कोई इरादा नहीं है। आने वाले 1 साल के लिए तुम्हारा तल्लक इस घर से जुड़ चुका है। तुम इस घर में सबसे बड़ी बहू हो। उम्र से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस घर की बड़ी बहू होने के नाते तुम्हारे बहुत सारे फ्राइज हैं, तो तुम्हें वो सारे फ्राइज निभाने होंगे। ये कमरे में कह देना बंद करो और बाहर निकलो। मैंने मिराल पर बहुत ढीला हाथ रखा था, कभी इस पर सख्ती नहीं की। शायद यही वजह थी कि वो मेरी इज्जत मेरे ही गाँव में 2 कोड़ी करके चली गई थी। लेकिन तुम्हें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जो रवैया मुझे मिराल के साथ रखना चाहिए था अब तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और इस घर में तुम्हें मेरी बीवी बनकर ही रहना है। समझ में आ रही है मेरी बात? इसका लहजा सख्त था। नूरम ने बिना सोचे समझे जोरों शोर से हाँ में सर हिलाया था। इस वक्त तो बसम का खौफ ही काफी था इसके लिए। इसकी सख्ती से आंखें दिखाने पर वो लब्बू से बस एक ही
लफ्ज हाँ, इसकी सख्ती से आंखें दिखाने पर वो लबों से बस एक ही लफ्ज अदा कर पाई थी, अपनी हालत दुरुस्त करो। इस घर की बड़ी बहू हो, इस तरह शकनसदा लिबास पहन कर रखा है तुमने। इस कमरे की बातें इस कमरे में ही रहनी चाहिए। अगर इस कमरे की कोई भी बात यहाँ से बाहर निकली तो मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा, और यकीनन इस रात से तुम्हें अंदाजा भी हो गया होगा कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है तुम्हारे हक में। बेहतर होगा कि मुझे अपने लिए मजीद बुरा ना बनाओ। जाओ अपनी हालत दुरुस्त करो। आज के बाद मुझे इस तरह से इस हालत में नजर ना आओ। इस कमरे में तुम्हारी जिंदगी जैसी भी हो, लेकिन इस कमरे के बाहर एक नई नवेली शादीशुदा लड़की की तरह नजर आओ मुझे। तुम्हें रोने तड़पने की इजाजत है, लेकिन आवाज सिर्फ मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए। इस घर में मौजूद किसी फर्द को भी अगर तुम्हारी आंखों में कोई दर्द, कोई तकलीफ नजर आई तो वह तकलीफ आने वाले 1 साल तक तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। अब उठो यहाँ से, मुझे सोना है। दूसरी तरफ नींद नहीं आएगी मुझे। 1 हफ्ते से एक लम्हे के लिए नहीं सो सका मैं। वो बेड पर इसके साथ लेटते हुए बोला तो वो अगले ही लम्हे तेजी से बेड से उठती, फासला बना गई थी। कमरे से बाहर मत निकलना, शाम को नॉर्मल कपल्स की तरह एक साथ बाहर निकलेंगे। लाइट ऑफ कर दो। वो तकिया दुरुस्त करता आंखें बंद कर गया था, जबकि वो कितने ही लम्हे सांस रोके वहीं खड़ी इसे देखती रही थी। वो जिंदा कैसे लौट आया था? इसने इतनी दुआएं मांगी थी कि वो मर जाए, क्या इसकी दुआ में कोई भी असर नहीं था? बाबा तो कहते हैं कि सच्चे दिल से मांगी हर दुआ कबूल होती है, तो इसके सच्चे दिल से मांगी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई थी? वो मासूम नजरें इसके चेहरे पर गारे बेसाख्ता सामने टेबल पर पड़े रिवाल्वर को देखने लगी थी। बज़म अपने पास रिवाल्वर रखता था और कमरे में आते ही इसने अपना रिवॉल्वर निकाल कर टेबल पर रखा था। वो इसका इस्तेमाल कर सकती थी। जिस इंसान ने लम्हे में इसकी हस्ती हिला दी थी, जो कुछ वो इसके साथ कर चुका था, इसे मौत भी आ जाए तो कम थी। लाइट अब तक ऑन थी, वो आंखें खोलकर लाइट अब तक ऑन है। वो आंखें खोलकर दहाड़ा तो नुडम उछलकर पीछे हटी थी। रिवॉल्वर से निगाहें हटी थी। इसे मरने की नीयत पर में पानी फिरा था। वो तेजी से कमरे में अंधेरा कर गई थी। सब कुछ नजरों से ओझल हो चुका था, सिवाय खिड़की से आती थोड़ी सी रोशनी के। यहाँ आओ मेरे पास। बज़म की आवाज़ अंधेरे में सुनाई दी तो इसका दिल कांपने लगा था। सुनाई नहीं दिया तो मैं अब की दफा लहजे में सख्ती थी। वो अपने कदमों में जान डालते खुद को घसीटते बेड के करीब लाई तो इसका बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींचता खुद पर गिरा गया था। 1 साल के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल बंद कर दो, क्योंकि यहाँ से आज़ादी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी मौत की सूरत में मिल सकती है। अगर यहाँ से आज़ादी चाहती हो तो मुझे कत्ल करके चली जाओ और मैं तुम्हें अपना खून माफ करता हूँ। मेरी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें जीते जी मौत दी है, तुमसे जिंदगी जीने की हवाइश छीन ली है। तुम भी हक रखती हो मुझे मारने का। अगली दफा मौका मिले तो सिर्फ रिवाल्वर को घूरती मत रहना। वो चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगी, हिम्मत करनी पड़ेगी। और तुम्हारी दुआओं में शायद सच में असर नहीं है। तुम्हारे बाबा सच कहते हैं, सच्चे दिल से दुआएं मांगी जाएं तो कबूल होती हैं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल नहीं की। मैं जिंदा वापस लौट आया। इस बात का जितना हो सके इतना अफसोस कर लो। और हाँ, मेरी समातें बहुत तेज हैं, तुम्हारी सारी बड़बड़ाहट साफ सुनाई देती है, इसलिए आइंदा दिल में सोचना। वो इसके गिर्द अपना हिसार मजबूत करता इसे खींचकर अपने सीने से लगा चुका था, जबकि वो इसके सीने से लगती कांपते हुए बस ये सोच रही थी कि ये शख्स इसकी हर सोच से वाकफियत हासिल कर चुका है। इसे तो एहसास भी नहीं हुआ था कि वो सोच रही थी, बल्कि बड़बड़ा रही थी। और ये इंसान इसकी सारी बातों को साफ सुन रहा था, और ये इंसान अपने कत्ल की साजिश करने की इजाजत खुद इसे दे रहा था। वो किस कदर खतरनाक था वो सिर्फ सोच ही सकती थी। अपनी कमर इसके हाथ के गिरफ्त महसूस करती वो सख्ती से आंखें बंद कर गई थी। हाँ, लेकिन इसके हाथ में किस तरह की हरकत ना पाकर इसे सुकून मिला था। नरम सांसें रोके इसकी बिनाहों में पड़ी थी, जबकि वो गहरी नींद में उतर चुका था। इसकी बातें याद करते इसकी निगाहें बड़ी मुश्किल से टेबल की तरफ गई थी, लेकिन अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस पिस्तौल का इस्तेमाल कर पाती। बहुत बहुत मुबारक हो, आप बाबा बनने वाले हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, आप बाबा बनने वाले हैं। और ये मामा, अभी स्टार्टिंग प्रेगनेंसी है, एहतियात ज़्यादा करनी है। आपने कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाइएगा, खास एहतियात कीजिएगा। हो सकता है आपकी कट की वजह से थोड़े बहुत दर्द का सामना करना पड़े, लेकिन आप एक बहादुर औरत हैं, आप कर सकती हैं, मसला नहीं होगा। और फिर आपकी इतनी बड़ी सपोर्ट, आपका प्यार आपके साथ है, तो कोई मसला होने के चांसेस ही नहीं है। लेकिन रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी है। जी जी डॉक्टर, इसमें कोई बेहतियाती नहीं होगी। लेकिन क्या आप बता सकती हैं कि मेरी बेटी होगी या बेटा? मुझे बेटी चाहिए। तो क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बेटी ही हो? वह डॉक्टर के सामने बैठा पूछता जीनत को खुद को घूरने पर मजबूर कर गया था। वो इसकी नजरों में इंतहाई सीरियस और मैच्योर सा बंदा यहाँ डॉक्टर के सामने बैठा बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रहा था। सर, अभी फर्स्ट मंथ है, इतनी जल्दी हम कैसे बताएं? चौथे पांचवें महीने तक हम बता सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी मुमकिन नहीं हो सकेगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बेटी की नेमत से नवाजेगा। डॉक्टर ने देखते हुए बोली तो वो डॉक्टर की दुआओं पर आमीन करता इसे लेकर घर वापस जाने के लिए निकला था। क्या मतलब? किसी को नहीं बताएंगे? इतनी बड़ी खुशी की बात है, सबको बताएंगे। अम्मी कितना खुश होंगी। काका की खुशी देखना, तुम नाच नाच कर पूरी हवेली सर पर उठा लेगी। मेरी बेटी पैदा होगी, मैं इसे इतना प्यार करूंगा, दुनिया देखेगी। हम वर्ल्ड के बेस्ट फादर डॉटर जोड़ी बनेंगे। तुम जेलस मत होना, तुमसे बहुत मोहब्बत है मुझे, लेकिन वो मेरी बेटी होगी ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा तुमसे इससे प्यार करूंगा। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि जीनत इसकी बातों पर हैरान हो रही थी।
अभी जिस बेटी की सिर्फ इसे खबर मिली थी, इसको सोच सोच कर वालिद की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। जब वो दुनिया में आ जाती, ना जाने वालिद किस तरह से अपनी खुशी सेलिब्रेट करता। यकीनन इसकी खुशी की कोई इंतहा ना होती, लेकिन वो फिलहाल ये घर में किसी को नहीं बताना चाहती थी। रिदा के आखिरी दिन चल रहे थे, ऐसे में वो रिदा की खुशी को स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। वो इस खानदान को वारिस देने जा रही थी। हर कोई इसके लिए बहुत खुश था, और वो नहीं चाहती थी कि जिस तरह वालिद अपने बच्चे की खबर सुनकर इतना खुश हो रहा है, बाकी कोई खुश होगा भी या नहीं। वालिद मैं चाहती हूँ कि आपका बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर हम ये सब कुछ सबको बताएंगे। और प्लीज़ आप रिदा के लिए थोड़ा सा झुकाव दिखाएं। इस वक्त इसे आपकी ज़रूरत है। मैं जानती हूँ आप इसकी हर तरह की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। माँ बेगम से, अम्मी से, मुलाजमों से इसके बारे में पूछते रहते हैं, लेकिन अगर आप इसके लिए खुद दो मोहब्बत बड़े बोल बोलेंगे तो इसे अच्छा लगेगा। यह वक्त बहुत नाजुक होता है। वो इसे समझा रही थी, जबकि वालिद पास एक नज़र से घूरता इसे खामोश करता गाड़ी की स्पीड तेज कर चुका था। रिदा का तो जिक्र ही से आग लगा देता था। प्लीज़ मुझे छोड़ें, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा है। मिराल आपी ने मुझे वो मेडिसिन भेजने के लिए कहा था। मैंने कुछ भी नहीं किया। प्लीज़ मुझे छोड़ दें, प्लीज़ मुझे छोड़ दें, प्लीज़ मुझे मार लें, लेकिन इस तरह मेरी इज्जत को ना रोन दें, मुझे बर्बाद ना करें। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने मिराल आपी की बात मानी थी। यकीन करें इस वक्त मैं नहीं जानती थी कुछ भी। वो बुरी तरह से रोते हुए इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बरसम पर तो वहशत सवार थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस पर छाई वहशत तो जैसे सामने वाले को तबाह कर देना चाहती थी। बरसम इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। इसका रोना धोना हर चीज इग्नोर किए वैसे बर्बाद कर रहा था। इसकी जो हूँ की आवाज इसके कान में पड़ी तो अचानक ही बरसम की आंख खुली थी। इसके चेहरे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें थी। इसने कुछ फासले पर गहरी नींद में उतरी नूरम को देखते अपने चेहरे पर हाथ फेरा था। दूर कहीं से अजानों की आवाज़ आ रही थी। शाम ढल चुकी थी, असर की नमाज का वक्त हो रहा था। एक हफ्ते के बाद इसे जरा सी नींद ली थी। वहाँ डेरे पर तो जब जब आंखें बंद की थी, नूरम के मासूम चेहरे ने इसे झंझोड़ कर रख दिया था। इसने हाथ बढ़ाकर नूरम के कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन इसे गहरी नींद में सोए पाकर इसने अपना हाथ पीछे कर लिया था। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। सरदार साईं, कुछ लोग आए हैं फैसले के लिए, अहमद दानहानी तशरीफ ले आइए। पास से घरेलू मुलाजमा की आवाज़ आई थी। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। वो जवाब देकर फ्रेश होने उठा था। वो मुलाजमा को जवाब देता खुद फ्रेश होने उठ गया था। कल भी तुम्हारी मिसाज से मैंने बहुत रात सुकून से गुजारी। इतनी मोहब्बत से तो रहीला भी मेरे पाँव की मसाज नहीं करती। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। क्या तुम मेरे लिए दोबारा ऐसा करोगी? जिन्नत थोड़ी देर पहले ही वालिद के साथ घर वापस आई थी। वह कहाँ गई थी ये रिदा जानना तो चाहती थी, लेकिन इसका पूछने का दिल नहीं चाह रहा था। क्यों नहीं, जरूर करूंगी। तुम यहाँ सोफे पर बैठ जाओ। वैसे देखते हुए बोली तो रिदा ने नफी में सर हिलाया था। यहाँ पर बैठूंगी तो सब कहेंगे कि मैंने सोतन को अपनी मुलाजमा बना लिया है, और तुम नहीं जानती वो वालिद का दिमाग कैसा है। बुरा मान जाएंगे और फिर डांटेंगे। आजकल जरा सी बात सीधी दिल पर लगती है। शायद दिन ही ऐसे चल रहे हैं मेरे। मैं तुम्हें मसाज कर देती हूँ। वैसे भी तुम्हारा इस तरह से चलना फिरना ठीक नहीं है। तुम्हें ऊपर वाले रूम में नहीं रहना चाहिए। वो इसे लिए ऊपर की तरफ जाने लगी थी। मैं इसी रूम में रुखसत होकर आई थी। वो मुस्कुराकर बोली, लेकिन फिर भी लास्ट मंथ है। इन बातों की कोई अहमियत नहीं जीनत। अगर मेरे शोहर को ही मेरी परवाह नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं जीऊं या मरूं। ऐसा नहीं कहते रिदा। अल्लाह पाक तुम्हें लंबी जिंदगी दे, तुम्हारे बच्चों को खुशियों से माला माल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। एक दफा ये बच्चा दुनिया में आ जाए तो फिर सब कुछ मेरे मुताबिक होगा। मेरा मतलब है फिर तो जो मैं चाहूंगी वो करूंगी। अगर मेरे पास ताकत होगी, मेरा बेटा इस खानदान का वारिस मेरे पास होगा। एक दफा मैं इस खानदान का वारिस दे दूं, फिर तुम देखना मलका बन जाऊंगी इस हवेली की। मेरा मतलब है मेरा बेटा होगा ना, मेरा शहजादा, मुझे मलका बना देगा। इसके लहजे में अजीब सी खनक थी। अपनी औलाद पैदा करने से कहीं ज्यादा इसे खानदान के वारिस को दुनिया में लाने की जल्दी थी। वारिस को बेटी की ख्वाहिश है। वो इसके साथ कमरे में आते हुए कहने लगी थी, लेकिन मुझे तो बेटा होगा। वो यकीन से बोली थी, इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। लेकिन बेटियां भी बहुत प्यारी होती हैं। वारिस को बेटी की ख्वाहिश है। मेरे सामने फजूल बातें मत करो जीनत। अगर वारिस को बेटी की ख्वाहिश है तो तुम इनकी ख्वाहिश पूरी करो। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि इस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम में और वालिद में कोई तलक नहीं है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे इस झूठ से। वैसे भी मेरा बेटा इस दुनिया में आ जाएगा तो मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होगा। लेकिन तुम कोशिश करो कि तुम्हारी बेटी ही हो, क्योंकि तुम्हारी बेटे की तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगी। मेरा मतलब है तुम एक तो वाइफ हो, और तो वाइफ की औलाद को यहाँ क्या ही अहमियत देगा कोई। मैं वालिद की खानदानी बीवी हूँ। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी बातें तकलीफ पहुंचा रही हैं, लेकिन अब हकीकत बदल तो नहीं सकती ना। तुम्हारी औलाद की क्या ही वैल्यू होगी इस खानदान में। बेशक तुम्हारी औलाद का बाप वारिस शाह होगा, लेकिन माँ तो एक वाइफ ही है ना। यह हकीकत बदल नहीं सकती। तो मेरे पाँव में मसाज करने यहाँ आई थी। वो इसका ध्यान अपने पैरों की तरफ दिलाने लगी थी। वो फौरन ही मसाज क्रीम उठाकर इसके पैरों की मसाज करने लगी थी। रिदा आजकल इससे बहुत ज्यादा काम करवाती थी, कभी क्या तो कभी क्या, लेकिन आज रिदा ने इसे गहरी सोच में डाल दिया था। नूरम बच्चे, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरी दोस्त के पास जाना है, वो तुम्हें अबॉर्शन की
नूरम बच्चे, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये मुश्किल नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरी दोस्त के पास जाना है, वो तुम्हें अबॉर्शन की टेबलेट्स दे देगी, बस मसला खत्म हो जाएगा। वो बालकनी में खड़ी बात कर रही थी जब बज़म नहाकर बाहर निकला था। नूरम, तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा ना? कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। डॉक्टर मेरी दोस्त है, अगर कुछ ऐसा वैसा सवाल नहीं करेगी वो तुमसे, बल्कि दोस्त भी नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है। तुम बस इससे मेडिसिन लो कि वो फोन कान से लगाए बेहद आहिस्ता आवाज में बोल रही थी जब बज़म बालकनी की तरह के दरवाजे के करीब आकर रुका। इसकी जुबान पर लम्हे में ब्रेक लगी थी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मिराल ने कहते हुए फोन बंद कर दिया था, जबकि बज़म को खुद को देखते पाकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी थी। अबॉर्शन टेबलेट्स, इसका अंदाज सवालिया था, जबकि मिराल की तो हालत खराब हो रही थी इसी सवाल पर। तुम्हारी ये कज़न 14 से 15 साल की है ना, इसे अबॉर्शन टेबलेट्स की जरूरत क्यों पेश आ रही है? वो मिराल को अपनी निगाहों के इशारे में लिए सवाल कर रहा था। मिराल के हवाले से तो उसके दिमाग में किसी तरह का कोई गलत ख्याल आया ही नहीं था। वो बेचारी तो सरवाइव कर रही थी इसके खानदान में पिछले 2.5-3 साल से। बेऔलादी की वजह से अब आम सी बात भी ताने की तरह लगने लगी थी। वो बज़म 14 से 15 साल की है, इसे फर्क नहीं पड़ता, गलती तो किसी से भी हो जाती है ना। फिर आपको तो पता है लंदन का माहौल कितना आज़ाद है। व्हाट द हेल, तुम्हारी ये कज़न प्रेग्नेंट है? वो ये बेयकीनी से पूछ रहा था। अभी तक चंद साल पहले वाला सिरापा इसकी निगाहों से ओझल नहीं हुआ था जब वो बच्ची इसके साथ शरारतें कर रही थी। ठीक से उर्दू बोलना में से मसला हो रहा था। यरमान और मोमरिश इसकी उर्दू एक्सेंट पर कितना एक्साइटेड होकर बार बार से बात करते थे। बज़म, वो बच्ची है, गलती हो गई है इससे। मिराल ने इसकी बात को समझते हुए जैसे इस बात को पूरी तरह से ही नूरम के सर पर डालने की कोशिश की थी। शट अप मिराल, तुम इसकी कोई भी मदद नहीं करोगी। बेहया लड़की अपने बाप की इज्जत को रौंद कर खुद को बर्बाद कर चुकी है, और तुम कह रही हो कि बच्ची है। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारी कज़न इस तरह की लड़की होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो बच्ची है, 14-15 साल की उम्र में वो ये सब कुछ कर रही है, और तुम इसके करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें चाहिए कि तुम इसके वालिद को फोन करके इसकी करतूत बताओ, उल्टा तुम इसकी मदद करने के वादे कर रही हो। बज़म को मिराल पर बेतहाशा गुस्सा आ रहा था। ओहो बज़म, क्या हो गया है आपको? आपको क्या लगता है चाचू इस बारे में जानते नहीं होंगे? इन्हें सब कुछ पता होगा। इनकी अपनी बेटी पर गहरी नजर है, लेकिन इसके पास इनकी बेटी के लिए टाइम नहीं है, तभी तो ये सारी हरकतें करती फिर रही है वो। और वैसे भी इसका बॉयफ्रेंड अयान चौहान काफी अच्छा इंसान है, बहुत प्यार करता है इससे। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा क्लोज हैं। वो इसकी तरह कम उम्र या मैच्योर नहीं है। गलती हो गई है इनसे, अब मेरा फर्ज बनता है मैं इनकी मदद करूं। और लंदन का माहौल काफी ओपन है, आपके इस घर की तरह नहीं है। वहाँ ये सारी बातें अहमियत नहीं रखती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई बातें अहमियत नहीं रखती है या नहीं, लेकिन आज के बाद इस लड़की की तुम किसी तरह की मदद नहीं करोगे, और ना ही इस लड़की की यूं वक्त बेवक्त तुम्हें कॉल आनी चाहिए। यही फैला रखी है, और बाप को होश ही नहीं। पैसा कमाने का इतना जुनून है कि अपनी बेटी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, और बाप को कोई खबर ही नहीं। वो बड़बड़ाते हुए आकर बेड पर लेट गया था, जबकि मिराल गहरा सांस लेकर रह गई थी।